औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया मलिक आपके साथ और आप देख रहे हैं मरहबा रमज़ान स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और बहुत ही खुशी हो रही है मुझे कि हम जो है बड़े अच्छे तरीके से हमने रमज़ान जो है वो गुजारा और अच्छी अच्छी बातें सीखी। आप लोग सब बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, बहुत ही प्यार मोहब्बत से हमारे मेहमानों के साथ सबके साथ। और अब ईद का भी टाइम आ गया और ईद पे यकीनन सब लोग बहुत सारी शॉपिंग कर रहे होंगे, बाहर मार्केट्स में गहमा गहमी होगी। लेकिन प्लीज़ 2-3 चीज़ों का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। एक तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो आपको अगर कोई ऐसा शख्स नज़र आए कि जो इस टाइप का हो कि कोई मतलब मशकूक टाइप के लोग होते हैं ना, तो आपने फ़ौरन से आप ना देखें, आप पुलिस को शिकायत लगाया करें। दूसरी चीज़ ये कि मार्केट से मैं तो ये कहती हूँ कि फ़ैमिलीज़ को अलाउ कर देना चाहिए बिल्कुल, जो है ना ये कि जो भी आए वो फैमिली के साथ आए। स्टैक्स जो है ना ज़्यादातर नहीं आने चाहिए, क्योंकि होता ही है कि किसी को कुछ पता नहीं होता कि कौन किस तरह से आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बल्कि मैंने कई दफ़ा ऐसा देखा है कि हमारे कुछ ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पे फैमिली अलाउ होते हैं, तो उसमें ये कि मेहंदी के लिए भी ख़वातीन जा रही हैं और अगर जा रहे हैं वो चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहनने के लिए भी ख़वातीन, तो उनका एक अपना जो है वो होता है कि हम ख़वातीन हैं तो चलो हम ख़वातीन ही जाएँ खाली। और फिर ये है कि उनके लिए जो कपड़े वपड़े ख़रीदने हैं, लड़के वगैरह अपने कपड़े ज़रूर ख़रीदते हैं और वो जाते हैं फिर अपना ये शलवार कुर्ता ख़रीदने के लिए, कोई वेस्ट वगैरह लेने के लिए, कोई कहते हैं कि बस हम लास्ट डे हमने शॉपिंग करनी है। तो खैर मैं तो ये कहती हूँ कि इतना रश ना लगाएं, बल्कि क्योंकि चांद रात का जो रात होती है, चांद रात जैसे ईद की एक रात पहले, वो भी इबादत की रात होती है और उसमें भी बहुत ज़्यादा सवाब होता है। तो अपना मखसूस टाइम आप जो है सर्व करें जो चांद रात, और वैसे आप ना इबादत के ऊपर अपना टाइम जो ज़रूर स्पेंड करें। तो इसके साथ ही जो है अब आपको हम ज़ाहिर है KFC का कल जो सवाल था उसके जवाब में जो विनर्स हैं उनका भी बताते हैं। जी विनर्स ये जी, बहुत बहुत मुबारक हो तीनों विनर्स को। और ज़ाहिरी बात है आज हमारा जो है वो 30वां रोज़ा है और कल ईद होगी, तो अब सवाल तो नहीं है आपके लिए, लेकिन ये है कि मैं प्यारी सी बात KFC की ज़रूर कह दूँगी कि KFC ने अपना पूरा साल यानी 365 दिन फलाही सरगर्मियों के लिए वफ़ किए। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं, इसमें एजुकेशन, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन। और इसके साथ ही जो कल हमारा एक और सवाल था उसका भी बताती हूँ, वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का, उसका भी जवाब देखते हैं क्या है। जी बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जीत लिया है वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का मेंबरशिप कार्ड जो है 1 लाख रुपए का। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। और कराची का सबसे करीब एडवेंचरस वाटर पार्क, जिसमें बेहिसाब वाटर स्लाइड्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त खाने पीने का इंतज़ाम भी है। इसके साथ ही आपको ये बताएं कि हमारे मेहमानों के साथ जाएगा हर कतरा एक दास्तान गुलपोश, यादों की खुशबू मोहब्बत के साथ गुलपोश, मलका आलिया बाय लाल किला, अंदाज का भी गिफ्ट हैम्पर जाएगा हमारे मेहमानों के लिए। और अब आपकी मुलाकात करवाएंगे पॉडकास्ट में हम डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब से, जो इस्लामिक स्कॉलर है। उसके बाद किचन सेगमेंट होगा एंड देन वी हैव इफ्तार लाउंज, तो वहाँ पर भी मुलाकात होगी मेहमानों से। लेकिन अभी हम आपको सुनवाएंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारी याद से दिल को है जी नाज़रीन, मरहबा रमज़ान में अब हम आ गए हैं पॉडकास्ट की जानिब, और आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और वो है एहसास। एहसास की जब बात होती है ना, तो ये वो एक फितरत है, नियत है इंसान की कि वो जो दूसरे के लिए फ़ील करता है। अब वो किस तरह से फ़ील करता है कि एक एहसास है इंसान का कि मुझे एहसास है कि वो उसके लिए मैं उसके लिए कोई काम आऊँ। और हम कहते हैं कि कई दफ़ा ऐसा भी कोई करता है कि उसको एहसास हो ही नहीं पाता, उसके अंदर इसका मतलब वो फीलिंग्स ही नहीं है कि किसी के लिए वो काम आए। तो हमें यहाँ पर दूसरे के लिए, आप जैसी वो बात कर रही हो ना, आपको फील हो रहा होगा हर चीज़ में कि अगर मैं कोई काम भी कर रहा हूँ तो मुझे एहसास है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे एहसास, मुझे फील है, मुझे उसके लिए अच्छा गुडविल है कि मैं उसके लिए ये काम कर सकता हूँ, या मैं उसके लिए कोई बदनीयती भी ना रखूँ। तो ये हमारी जो फीलिंग्स है ना, ये अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाई हैं। बस
ان فیلنگس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو احساس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, جو اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ماہر سماجی علوم بھی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیں اتنا کچھ سکھا رہے ہیں ہمارے اس شو کے ذریعے, آپ کے سحری کے پروگرام, آپ کے یہ رمضان ٹرانسمیشن, ہم آپ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے. شکریہ. آپ کا مطالعہ اتنا اسٹرانگ ہے, میں کہتی ہوں آپ ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں, آپ ہمارے ملک کا انسٹیٹیوٹ ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, صحت دے. اور آج اللہ نے آپ کو بھی یہ صلاحیتیں دی ہیں, اور میں نے کئی جگہوں پر آپ کو بولتے ہوئے سنا ہے, پی ٹی وی سمیت, تو میں تو معترف ہوں آپ کی صلاحیت کا. نہیں, بہت بہت شکریہ. اور آج بھی آپ ہمیں احساس کے حوالے سے چیز بتائیں گے کہ احساس ایک جو فیلنگ, میں نے کہا نا کہ ہمارے اندر کی فیلنگ ہے اور اس کو جگانا ضروری ہے. تو پہلے تھوڑا سا احساس کیا, کہ احساس, تاکہ لوگوں کو سمجھے احساس ہے کیا, کہاں پر ہم استعمال کر سکتے ہیں, کیا ہوتا ہے احساس, اور پھر یہ کہ اس فیلنگ کو کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اچھے سوالات ہیں, دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں, اور اس میں اصل میں احساس اسے ہوتا ہے جس کے پاس زندگی کا مقصد ہوتا ہے. بے مقصد زندگی گزارنے والوں کے پاس احساس نہیں ہوتا. کیا بات ہے, بالکل. بقول مجاز کے کہ اسے تو قتل کرنا اور تڑپانا ہی آتا ہے, گلا کس کا کٹا کیوں کر کٹا تلوار کیا جانے. تو تلوار کے پاس احساس نہیں ہے, اس لیے گلا کٹ گیا تو کٹ گیا, کوئی بات نہیں. لیکن جن کے پاس احساس ہے وہی جانتے ہیں کہ میری زبان سے, میرے ہاتھ سے, میرے رویے سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور رب کائنات جل جلالہ کے سب سے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے اس بے حس غیر احساس شدہ معاشرے کو مخاطب کیا, تو اس میں کچھ بھی نہیں کیا. اس میں سب سے بڑا کام یہ کیا کہ جو ان کا احساس مر گیا تھا اس کی آبیاری کر کے اس میں محنت کے ساتھ اس طریقے سے پودے لگائے کہ پھر اسلام کی خوشبو اور اسلام کی رنگت اور اسلام کا پیغام پوری دنیا میں احساس کے ساتھ پہنچا. اور وہ احساس کیا تھا؟ وہ احساس یہ تھا کہ اگر کسی مومن کے کسی عضو میں ایک تکلیف ہو تو وہ تکلیف اس کی نہیں ہے, وہ سب کی ہے. اور یہ احساس اصل میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کو تکلیف کا پتہ ہو کہ تکلیف کہتے کس کو ہے. تو رمضان مبارک یہ احساس دلانے کا ذریعہ ہے. آپ کو اللہ نہیں چاہتا کہ آپ بھوکے رہیں, اللہ نہیں چاہتا آپ پیاسے رہیں, اللہ نہیں چاہتا کہ آپ تکلیف سے گزریں, کہ آپ جاب بھی کر رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, ادھر بھی ادھر بھی, دنیا بھر میں سارا مزدور ہے تو وہ کھدائیاں کر کے پورا دن روزہ رکھا ہوا ہے اس نے, کام کرنے والے لوگ ہیں تو وہ اپنے دفتروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, سپاہی ہے تو روزہ رکھ کر میرے وطن عزیز پاکستان کی سرحدوں پر پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ٹیچرز ہیں, وہ اپنی کلاسوں کے اندر ہیں, گلے کی پوری طاقت لگا کے بول رہے ہیں. تو ہر آدمی رزق حلال کما رہا ہے اور اس احساس کے ساتھ کما رہا ہے کہ وہ زندگی کو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے وقف کرے. اور وہ رمضان کے مہینے میں بھی یہ کام جب کر رہا ہے تو بھوکا پیاسا اس کو اس سچویشن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ یہ بتلاتا ہے کہ دیکھو وہ جو بھوکے پیاسے ہیں جینون, کہ جن کے گھر میں واقعی کچھ نہیں, تمہارا تو یہ احساس ہے نا کہ شام میں روزہ کھلے گا اور میں گھر پر جا کر کچھ نہ کچھ کھا لوں گا. لیکن ان غریبوں کا کیا کریں آپ کہ جو چولستان کے اندر, پاکستان کے سندھ کے اندر, جب وہ پانی پیتے ہیں تو وہ پانی کئی دن کا ٹھہرا ہوا پانی جس میں جانور بھی پانی پیتے ہیں اسی سے انسان پی رہا ہوتا ہے. وہ ہے احساس. تو جب روزہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے نا تو پھر ہم بعد میں کھاتے ہیں, ہم بعد میں پیتے ہیں. پہلے ہم اس شخص کو دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مستحق ہے مجھ سے زیادہ. دیکھیے ایک جنگ تھی, صرف اشارہ کرتا جاؤں گا, بہن بھائی سمجھتے ہیں اس بات کو, کہ اس میں ایک صحابی شہید ہوئے, شہید نہیں ہوئے, انہیں زخم آئے. انہوں نے پانی کہہ کر, تو اتنی دیر میں دوسرے صاحب بھی زخمی ہوئے, انہوں نے کہا پانی. تو پہلے والے نے سن لیا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے, میرے بھائی کو دو. جب ان کو دیا تو تیسرا جو صحابی ہے وہ زمین پہ گرے,
उन्होंने कहा पानी, उन्होंने उठा के उनको दे दिया तो उन्होंने भी नहीं लिया। उसके बाद पानी दोबारा इंसाफ के पास आया जो पहले थे, उस वक्त तक वो शहीद हो चुके थे। ये एहसास होता है कि मौत के मुंह में भी आप अपने भाई को ना भूलें। और कुरान ने जो कह दिया इन्नमल मोमिनूना इख्वा, कि मोमिन एक दूसरे के बहन भाई हैं या भाई भाई हैं, तो ये एहसास ये है कि मोमिन एक जिस्म की तरह है, एक जसद की तरह है। किसी जिस्म के हिस्से को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म को तकलीफ होती है। वाह, बहुत अच्छी आपने मिसाल के साथ ये बात बताई। और इंसान की जान कितनी कीमती होती है ना, कि आप हर चीज़ पे इंसान कहता है मैं बच जाऊं, मेरी ज़िंदगी को कुछ ना हो। ये जब अपनी जान की जो है ना इंसान कुर्बानी दे देना किसी की खातिर, पानी उनको इससे दे बड़ा दे, तो मैं क्या देखे ना। क्या मिसाल है, क्या मिसाल है ये, क्या मैं तो लरस जाता हूँ कभी कभी जब मैं पढ़ता हूँ, तारीख में भी, सीरत में भी, तफसीर में भी, हदीस में भी, मैं रोने लगता हूँ। मुझसे कंट्रोल नहीं होता कि मैं, ऐसा लगता है मेरे सामने हो रहा है सब कुछ और मैं देख रहा हूँ कि वो सहाबी कैसे शहीद हुए होंगे, वो सहाबी कैसे गए होंगे, उन सहाबी के एहसासात क्या होंगे कि जिस्म पर सब जख्म लगे हुए हैं। ये एहसास तो है। ये एहसास वाकई। और आजकल के हम जिंदगी में अपने आप को देखें ना, तो फिर वही वाली बात आती है कि मैं जब भी माशरे की बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ माशरे में हमें ये एहसास करने की ज़रूरत है कि एक दूसरे का ख्याल रखें। अल्लाह ने बार बार कुरान पाक में इंसानियत के हवाले से बहुत बात की, इंसानियत की ख्याल रखने के हवाले से। इसलिए हकूकुल इबाद आए, इसलिए इंसानी हकूक आए, इसलिए आपको ज़िंदगी अच्छे गुजारने का जो तर्ज बताया अल्लाह ताला ने वो बेहतरीन बताया, ताकि हम माशरे को संवार सकें। आप ये सोचें, जब हम सेल्फिश हो जाते हैं ना, हम माशरे को ख़राब करने लग जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपने अपने लिए सच समेटने की कोशिश की, उसका क्या होगा, जब उसके अंदर ख़राबी आएगी तो वो लौट कर वापस हमारे पास आएगा। ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं, इसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज बात हो रही है एहसास के हवाले से। एहसास क्या है? एहसास वो फीलिंग है कि किसी की तकलीफ को आपने अपनी तकलीफ समझना। इसलिए आप कहीं पर भी उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, किसी भी जगह जाते हैं या घर पर होते हैं, तो हमें ये एहसास को जिंदा रखना ज़रूरी है, ताकि हम किसी की भी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर उसके ऊपर किसी भी किस्म का बोझ ना डालें, बल्कि उसकी मदद करें। तो डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब हमारे साथ हैं, तो अब हमें बताएंगे आगे कि एहसास के एक तो होता है ना कि डेली रूटीन का हमारा होता है एहसास, आम बंदे के साथ हम किस तरह से एहसास करें, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ कैसे समझें। डेली रूटीन में आप देखें, कई लोग होते हैं, एक तो कहते हैं ना सख्त जान हो जाता है, अपने अंदर जो नरमी है उसको कैसे पैदा करें। अपने अंदर नरमी उस वक्त पैदा होती है जब खौफ खुदा पैदा हो। बेशक। जब रब का ही खौफ नहीं तो फिर किसी का खौफ नहीं है। जब इंसान ये सोच ले कि उसे किसी की परवाह नहीं है, तो फिर समाज भी उसकी परवाह नहीं करता। ऐसा आदमी खुद नफ्सियाती मरीज बनकर ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, कोई पूछता नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो वाक़यात हैं जो जहन में आ रहे हैं मेरे, लेकिन ज़ाहिर है कि ये मौका नहीं है। एक बात ज़रूर ये है कि अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपको दूसरों का एहसास करके, आपको ये सोच करके मेरी ज़िंदगी इनके लिए है, तो आप यकीन जानिए कि आपकी ज़िंदगी रब के सामने उसके लिए होगी, रब के लिए होगी कि ये मेरा महबूब बंदा है, इसकी हिफाजत मैं करूं। कहीं जा रहे हैं, गलती कर रहे हैं, वो रोक देगा आपको। कहीं कोई ऐसा काम होने वाला है जिससे कोई नुकसान होने वाला है, मैंने अपनी आंखों से देखा। आप लाशोरी तौर पर इस तरह के हालात हो जाएंगे, आप जा ही नहीं पाएंगे जहाँ नुकसान हो सकता है आपका। आपको नींद आ जाएगी, आप कहेंगे थकन बहुत है, नहीं चलो मैं कहीं जाते जाते आपको ख्याल आएगा नहीं ये काम कर लूँ। जितनी देर में आप वो काम कर लेंगे उतनी देर में वहाँ से आपके जो खिलाफ होने वाली ये चीज़ नेगेटिव है, अल्लाह पाक उसको दूर कर देगा आपसे। बिल्कुल। क्योंकि आप जब बंदे का एहसास करते हैं ना, तो बंदा समझे कि रब की सबसे बड़ी खुशी है। बहुत अच्छी बात। मैं एक अपना किस्सा बयान करूँ इसी हवाले से। मेरी एक दोस्त है, वो कहते हैं ना कि वो ज़िद्दी बच्चा जो होता है, वो इतना ज़िद्दी बच्चा है कि उसको हमेशा समझाते रहते हैं, देखो इस तरह नहीं करो। छोटी है बच्चा तो ज़्यादा समझाती है, दोस्त है कि देखो ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। अच्छा वो करती फिर भी अपनी मर्जी है, फिर नुकसान उठाती है। लेकिन मैंने फिर भी, मुझे हालांकि दूसरे दोस्त कहते हैं यार क्यों कहती हो तुम उसको इस तरह, क्यों मना करती हो। मैंने कहा इसलिए कि एहसास है, मेरे साथ है उसका,
میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر اس کو کوئی تکلیف ہوگی تو کل کو ہم سب کو ہی تکلیف ہوگی, کیونکہ ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. تو ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ اگر, اور وہ مائنڈ بھی کرتی ہے کوئی بات نہیں. اور آپ کو بتاؤ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے بولا یار یہ تو میری صحیح والی سہیلی تھی, مجھے ایسا لگتا تھا مجھ پہ روب نہیں جما رہی ہے, لیکن اس نے مجھے کتنی باتیں ایسی بتائی ہیں کہ جس سے میری زندگی میں کوئی نقصان نہیں ہے, میری زندگی میں فائدہ ہے. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو خیر خواہ ہوتا ہے نا نازیہ صاحبہ, اس کو اکثر ہم غلط سمجھ کر اسے نیگیٹو لیتے ہیں, اور جو مسکرا کے گلے مل کر اور بہت اپنا بن کر سارا, میں سب کو, میں ججمنٹل نہیں ہوں, میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا, لیکن اکثریت ایسی ہے کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو. فراز دوست ہوتا نہیں ہے ہر ہاتھ ملانے والا. تو جو بہت مٹھاس کے ساتھ ہو نا وہ خطرناک بھی ہوتا ہے. جو ترشی کے ساتھ, سختی کے ساتھ کہے نا, تو مجھے غزالی کا وہ قول یاد آتا ہے کہ یاد رکھ تجھے زندہ رکھنے کے لیے مٹھاس نہیں, تجھے زندہ رکھنے کے لیے زہر کا وہ تریاق چاہیے کہ جو تجھے بظاہر زہر لگے لیکن تیری زندگی اس میں ہو. کیا بات ہے. تو یہ زندگی جو انسان کی ہے نا وہ بڑی عجیب ہے, اور آپ اور ہم انسان جتنے بھی ہیں بڑی کمپلیکیٹڈ مشینری ہیں ہم, بہت عجیب مشین ہے ہم اللہ کی. اتنی خطرناک مشین ہے کہ دنیا میں ایسی مشین بن ہی نہیں سکتی. کیوں کہ کبھی جھکنے کی تمنا, کبھی سرکش لے جا, کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس انسان سے کیا بات کرے. وہ کبھی ایک پل کے اندر یہ لگتا ہے کہ دشمن ہے, لیکن وہ ہمارا دوست ہے کیونکہ ہمارے لیے بہتر سمجھ رہا ہے, دشمن لگ رہا ہے. اور کبھی کبھی بہت جان دینے والے, پلٹا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی تو پتہ چلا یہ تو دوست نہیں ہے, تو دشمن تھے, انہوں نے تو تیر مارے, بالکل, اور ہم سمجھتے ہیں دوست ہے. تو احساس اصل میں اللہ کے لیے جب ہوتا ہے, میں اب آتا ہوں اس طرف کہ معاشرہ پورا جو ہے یہ رب کی تخلیق ہے. اس پورے معاشرے کو رب احساس کے رشتے سے جوڑتا ہے. پورا قرآن احساس ہے. جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تو جب آپ نے حمد کی نا, تو حمد میں ایک احساس ہے کہ میرے مالک تجھ سے مجھے اتنا پیار ہے کہ تجھ سے نہ کوئی بڑا ہے, نہ کوئی تیرے طرح کوئی کیفیت رکھتا ہے کہ تو سب سے پیار کرتا ہے. اور میرے مالک تو وہ ہے کہ جو ہمارے لیے کسی پل نہ سوتا ہے اور نہ منہ پھیرتا ہے. ہم گناہ بھی کریں تو ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے توبہ کر لے اور میرے گلے لگ جا. تو سب کچھ, تو یہ احساس کیا رشتہ تو نے میرے مالک جو پیدا کیا, یہ اصل میں تو نے مخلوق کے اندر محبتوں کا وہ رشتہ پیدا کر دیا کہ ماں رات بھر جاگ رہی ہے اولاد کے لیے. وہ لڑکی جو 10 بجے اگر سوتی تھی تو صبح 10 بجے بھی نہیں اٹھتی تھی, زبردستی اٹھاتے تھے. رات بھر جاگ کے اس چھوٹے سے بچے کے جسم کی صفائی بھی کر رہی ہے, غلاظت بھی دور کر رہی ہے, دودھ بھی پلا رہی ہے, صبح ناشتہ بھی شوہر کو دے رہی ہے, جاب پہ بھی جا رہی ہے. احساس تو ہے نا کہ رزق حلال کمانا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی اور اس پہ رشتے پیدا کیے اور رشتوں کی خوبصورتی پیدا کی, رشتے کا دوسرا نام احساس ہے. اگر احساس نہ ہونا تو آپ یقین جانیے کہ بندے کا اور رب کا رشتہ کچھ بھی نہیں رہتا. تو یہ احساس ہی ہے جو رشتوں کو جوڑتا ہے, اور احساس دین کا نام ہے. دین نہ ہو تو احساس پیدا ہی نہیں ہوتا. وہ مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے ساتھ کیوں ایک دوسرے پر جان دیتے تھے؟ احساس ہی تو تھا. جو احساس کا رشتہ حضور نے ان کے درمیان قائم کر دیا. یہ انسان ہی تو ہے کہ جب کوئی بھی نہیں ہوتا اور زمانہ چھوڑ دیتا ہے اور سجدے میں جاتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ایسے نکلتے ہیں جیسے ماں کی گود میں آپ نے سر رکھ دیا ہو. احساس ہے, اندر کا احساس ہے یہ اندر کا احساس. اگر یہ مر جائے تو سمجھے آپ مر گئے, اور اگر یہ زندہ ہے تو پھر سمجھنا کہ ایمان زندہ ہے. کبھی وہ ایمان والا شخص مر ہی نہیں سکتا کہ جس کا احساس زندہ ہو. اس کی قبر بھی زندہ رہتی ہے, بالکل, کیونکہ اس کے اندر اللہ کی محبت کا احساس اس کے ساتھ گیا ہے, نبی اکرم کی محبت کا احساس گیا ہے, بندوں کے ساتھ نیکیوں کے عمل سے جو وہ گزرا ہے اس کا احساس گیا ہے. وہ قبر مردہ نہیں ہوتی. بالکل. مردہ تو وہ ہے جو چل پھر رہا ہے, لیکن کسی کو تکلیف ہو, کوئی پکارے کہ میری مدد کر دو,
वो मुंह फेर के चला जाए। मुर्दा तो वो है कि जो पलट कर अपने बूढ़े माँ बाप को ना देखे। मुर्दा तो वो शख्स है कि जो अपनी बीवी पर इल्ज़ामात लगाए और कभी कोई शख्स तलाक दे इसकी बुनियाद पर, कोई शख्स उसको मारे पीटे, कोई शख्स उसको जलील करके रात के 2 बजे घर से निकाल दे। कितने केसेस है। ये एहसास ही तो है कि जो अपने बच्चों को लोग बेच देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या। तो ये नेगेटिव फीलिंग्स उन लोगों में आती है कि जो एहसास की दौलत से महरूम हो जाते हैं, और फिर ऐसे लोग उस आइसोलेशन में, स्टेट ऑफ एंजाइटी में जाते हैं और आइसोलेशन में जाते हैं कि वो तन्हा रह जाते हैं, और तन्हा रहकर अपना एहसास भी नहीं रहता। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी आपने बातें कही हैं। इस पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये एहसास है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। बेशक। और बेशक। ये बात हमें अपने अंदर रखनी चाहिए कि हम जो इंसान है, अल्लाह ने हमें पैदा किया है इंसानियत की खिदमत के लिए, बेशक। और इस खिदमत से हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आज हम किसी की मदद करेंगे, आज हम किसी का एहसास करेंगे, कोई हमारा एहसास करेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि आप मफाकाते अमल होता है। अपने दिलों में आपने मोहब्बत पैदा करनी है। जो कहते हैं ना, आपने जिस तरह कहा ना कि ऐसे लोग होते हैं जो एहसास जिनका ख़त्म हुआ, कहते हैं उनके अंदर शैतानियत आ जाती है। कोई शक नहीं, बिल्कुल तो उस शैतान से आपने बचना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। इंसान जो है वो जो करता है उसको वही वापस मिलता है। जैसे आपने कहा ना कि इंसान जो है वो जब नहीं कर रहा होता कोई काम अच्छे, वो उसके अंदर से एहसास मर जाता है। मैं कहती हूँ उसके अंदर शैतान आ जाता है, और इस शैतान से हमें बचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। आपका भी शुक्रिया मोहतरमा। थैंक यू सो मच। और अब हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब, आप हमारे साथ ही रहें। और जी एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मरहबा रमज़ान के किचन में, और हम यहाँ पर आपके लिए बहुत ही मज़ेदार डिशेस बनाते हैं। और यकीनन आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा रमज़ान का मुबारक महीना, और इस मुबारक महीने में हमें बड़ी खुशी हुई है कि हम आप तक वो डिशेस पहुँचा सके जो दुनिया भर में खाई जा रही हैं। और बल्कि कल ईद है, और ईद के मौके पर तो कुछ ना कुछ मीठा बनाना ही है, तो हम चाहते हैं कि आप कुछ मुख्तलिफ मीठा बनाएं। देखिए सवैयाँ या शेर खुरमा, ये तो जी आपके सौगात ही है, ये तो बनेगा ही बनेगा, हमें पता है। लेकिन इसके अलावा इतनी सारी और रेसिपीज़ हैं, तो क्यों ना आज हम कहें शेफ़ निम्रा खान से कि कुछ अलग रेसिपी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आज लग रहा है कि कुछ अलग सी रेसिपी बनने वाली है, तो हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं तिरामिसू। अरे ग्रेट, दैट्स माय वेरी वेरी फेवरेट रेसिपी। तो ज़रा इसका आगाज़ भी करते हैं। इसके पहले तो इंग्रेडिएंट्स बता दें क्या हैं। इंग्रेडिएंट्स इसके ये बहुत सिंपल है और बहुत मज़े की बनती है। इसके अंदर मैस्कापोन चीज़ जाती है। अगर आपको मैस्कापोन चीज़ नहीं मिलती तो आप क्रीम चीज़ का भी इस्तेमाल करते हैं, बट मैस्कापोन चीज़ से बहुत अच्छा एक फ्लेवर निखर कर आता है। ओके ग्रेट। इसमें कैरमल सॉस जाएगा, घर में बना सकते हैं, बाहर से ले सकते हैं। मैंने घर में बनाया, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर देना। फिर विपिंग क्रीम है। विपिंग क्रीम हमने पहले से यहाँ विप करके रखी हुई है। ठीक है ठीक है, आप लोग विप कर लीजिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम की काफ़ी शॉर्टेज होती है, हमने पहले से की हुई। और ये भी तरीका बता देना। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास तिरामिसू लेडी फिंगर हैं, ये भी आपको मार्केट से आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, सही है, ओके ठीक है। ये एक्लेयर्स होते हैं उनके? इट्स काइंड ऑफ एक्लेयर्स बट एक्चुअली इट्स नॉट एक्लेयर। बट इफ वील आस्क एनीवन, एनी बेकरी कि ये जो है तिरामिसू बिस्किट्स जो है वो अगर हमें चाहिए तो वो इनका क्या कहेंगे? क्या इनको बोलेंगे कि तिरामिसू लेडी फिंगर चाहिए? अच्छा, तिरामिसू लेडी फिंगर चाहिए तो वो आपको ये दे देंगे। बहुत इजीली अवेलेबल होती है हर जगह पे, मार्ट वगैरह के ऊपर। ठीक है, दैट्स नॉट द इशू। ओके। सबसे पहले जो इसमें सबसे पहले तिरामिसू को हम कॉफ़ी का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसके अंदर डिप करके फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, जिन लोगों ने नहीं खाया मैं बताना चलूँ उन लोगों को कि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है कॉफ़ी का। फिर आपको एक चीज़ की लेयर, अपने जब आप बाइट लेते हो ना तो आपको एक चीज़ का फ्लेवर मुंह में आएगा, फिर आपको क्रीम का आएगा, फिर आपको कैरमल का आएगा। तो ये इस तरीके का है, ये बहुत मज़े का और बहुत समझो बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता कि खा के बिल्कुल दिल ख़राब हो जाए, और ऐसा भी नहीं होता कि भाई नहीं, क्योंकि जो भी खाता है ना उसको मज़ा बहुत आता है इसके खाने में। और घर में बना दिया जाए तो क्या बात है, घर में बना दिया जाए तो क्या ही बात है।
बहुत एक्सपेंसिव जगहों के ऊपर मिलता है, ये नॉर्मली मिलता भी नहीं है, इसलिए एक मजे की बात है इसकी। और एक्सपेंसिव है भी, और ये मतलब बहुत हाँ, expensive तो है। ये कि घर पे जब आप बनाते हैं तो जाहिर बात है इतनी ज्यादा बन जाती है क्वांटिटी में कि पूरी फैमिली खा पूरी सकती है। फैमिली, जितने में आप बाहर से खरीद के लाएंगे ना उतने में आप पूरी फैमिली को अपने family घर खा पे लेगी, बना के हाँ। खिलाएं। जी, ठीक है, जी। चले हम स्टार्ट करते हैं, हाँ। फिर बातें भी करते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा पहले रेसिपी हाँ तुमने बता दिया ना क्या क्या ऐड होगा, ठीक है ठीक है अभी हम कॉफी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर पानी थोड़ा सा क्वांटिटी में इस तरीके से सही जाएगा। है। तकरीबन 1/4 कप है ना। यस, ऑलमोस्ट। ये कोई स्पेशल कॉफी लेनी होगी या कोई भी ले सकते हैं कॉफी? कोई भी कॉफी ले सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, ये 3 टीस्पून हमने कॉफी ले ली। कॉफी ले लिए, ठीक अब है। इसको हम ब्रू कर रहे हैं। ये हमारे पास क्रीम चीज़ है। ठीक है, क्रीम चीज़ है हमारे पास ऑलमोस्ट 200 ग्राम है। ठीक है। और ये हमारे पास 500 ग्राम है। हाँ हाँ ठीक है, अब अगर हम 200 ग्राम में 500 ग्राम में लाएंगे तो क्या होगा, ये इसका फ्लेवर मार देगी। तो हम इसी के हिसाब से इसको ग्रेजुअली ऐड करेंगे। ठीक है। और इसमें क्या ऐड किया है? इसके अंदर मैस्कापोन चीज़ ऑलरेडी है। ठीक है, अब हाँ। इसके अंदर हमने मैस्का कौन चीज? मैस्कापोन चीज़, मैस्कापोन चीज़ और क्रीम चीज़। और ये मैस्कापोन चीज़ हाँ। एक समझ लें थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है क्रीम चीज़ का। ओके, तो मैं simple words में ये समझा सकते रेसिपी हैं। कोई स्पेशल इसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट होता है जिसकी वजह से ये चेंज हो टेम्परेचर्स का जाती है? सारा गेम होता है, चीज़ क्रीम का भी और मैस्कापोन हाँ। चीज़ का भी, क्योंकि टेम्परेचर से सब बनती दूध फाड़ के ही है। बट वही एक पनीर आप बना लें, वही आप मोज़रेला बना लें, उसी से आप चेडर बना लें। सही है। ठीक है, तो सबका एक टेम्परेचर लेवल होता है। ओके, तो ये सारा का सारा जो भी गेम है ये हमें छोटा पड़ रहा टेम्परेचर है, का है। हम इसको ठीक है। चेंज कर लेंगे। और जो आपने क्रीम यूज की है, इसको whip किया है, ये Whip नॉर्मल किया कोई भी है। क्रीम ले ले या स्पेशल क्रीम है कोई? I'm not allowed to name the brand, but हाँ, हाँ, हाँ। आप whipping की ले नहीं, सकते whipping हैं। cream ना, whipping कोई cream सी भी ले whipping सकते हैं, cream ले कोई भी लेना, आप मतलब ये आप सकते वो नहीं हैं, ले रहे हो टेट्रा पैक वाली होती है, हाँ, वो नहीं, नहीं है। टेट्रा पैक नहीं है तो ये ये। whipping cream अलहदा आती है, इसलिए इनको बताना जरूरी है। जरूरी। अच्छा, whipping cream जो हम वो भी लेते हैं, क्या नाम है अपना, जो ओरिजिनल डेयरी की होती है, वो भी अलहदा से आती है। वो जो भी रहता है, बट उससे बेहतर है कि जो उसकी है ये क्या नाम है, बेकिंग की whipping क्रीम है, हाँ। आप वो ही लें, वो ज़्यादा बेहतर रहती है बनिस्बत टेट्रा पैक के। ठीक है। अब इसको जो है हमने मिक्स कर लेना है। यस, ठीक है, मिक्स करके हाँ चलिए, जब तक मिक्स कर रही हैं, मिक्स कर रही हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं KFC के हवाले से कि KFC ने अपना पूरा साल यानी 365 डेज जो हैं वो फलाही सरगर्मियों में वक्फ कर दिए हैं। KFC का प्लेटफॉर्म मिटाओ भूख, जिसके 3 सतून हैं, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूशन। और आपको ये भी बताएं कि KFC जो है वो एजुकेशन के लिए बहुत काम कर रहा है और हमें पूरे रमज़ान इनके हवाले से बताने में बहुत खुशी भी महसूस हुई है। जी, अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं अपना कैरमल सॉस जो हमने घर में तैयार किया था। बहुत आसान है, कोई इसमें वो नहीं है। तरीका भी बता दें। जी बिल्कुल, कितनी अच्छी बनाई है वैसे तुमने, थैंक यू सो मच। वेरी वेरी नाइस। आई मस्ट से कि आपको घर पे ऐसे बनाना चाहिए। तो टॉफी बन गई है पूरी। हाँ, इट्स काइंड ऑफ इसका फ्लेवर भी कैरमल का इट्स लवली लवली, आई मस्ट से। और बच्चों को मतलब आप देख, एक चीज़ होती है कि बच्चों को हाइजीन के मुताबिक आपको पता है कि आप उनको कौन सी चीज़ उनको आप दे रहे हैं। चलिए जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद जो है अपनी रेसिपी की जानिब आएंगे। सो यू ऑल स्टे विद अस। और जी एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हैं शेफ़ निम्रा, जो इस वक्त क्रीम और जो चीज़ है उसको, और ये कौन सी चीज़ थी, इसका नाम बार बार बड़ा मैस्कापोन चीज़, मैस्कापोन चीज़ Yes. जो है मिक्स कर दिया है। अच्छा, इसमें हम क्रीम चीज़ नहीं यूज़ कर सकते? अगर कर नहीं, सकते हैं, बिल्कुल अगर कर नहीं सकते मिल हैं। रही तो अगर फिर नहीं मिल रही तो आप क्रीम चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने आसानी कर दी हमारे बिल्कुल लिए ना। बिल्कुल। और क्रीम चीज़ आप घर पे भी बना के यूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अगर तरीका बताना चाहे तो बता भी सकती हैं। क्रीम चीज़ का तरीका ये है, क्रीम चीज़ का तरीका ये है कि आपने 2 किलो दूध लिया, 2 किलो दूध में से आपकी क्रीम चीज़ निकलेगी ऑलमोस्ट 2 किलो दूध, इट्स लाइक 2 लीटर। ठीक है, 2 लीटर में से आपकी तकरीबन 1 लीटर से कम की 700 ग्राम आपकी चीज़ निकलेगी, हाँ, आधा किलो से थोड़ी ऊपर। अच्छा, इसमें आपने जब
दूध आपका पक जाए, पकने के बाद आपने उसके अंदर 2 टेबलस्पून डाल देना सिरका। दूध फट गया, आपने उसको छान लिया, छानने के बाद आपने उसको मलमल के कपड़े में छोड़ दिया, उसका पूरा पानी निचोड़ जाना चाहिए। जब पानी निचोड़ जाए उसका, तो आपने काम करना है उसको मिक्सी में या फिर ब्लेंडर में डाल दें, ठीक है। उसका पूरा जितना भी जो बचा हुआ है दूध का पनीर, उसको आपने डाल दिया। उसके अंदर आपने ज़रा सा बिल्कुल लेमन जूस, सिरका नहीं डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी उसमें सिरके की खटास है। 1 चम्मच उसके अंदर आपने लेमन जूस डाल लिया। कोई फ्लेवर चाहिए तो आप फ्लेवर कर लें, अदरवाइज ये इसको आपने मिक्स कर लिया। दैट्स इट। इतनी सी है क्रीम चीज़ की रेसिपी। अच्छा, जो क्रीम चीज़ मार्केट में मिलती है, दैट इज आल्सो दैट, या उसमें कोई क्रीम वगैरह ऐड की जाती है? वो प्रोसेस होती है, उसके अंदर स्टेबलाइजर्स डले हुए होते हैं, फिर उसके अंदर इस तरीके की चीजें होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अनहेल्दी होती है, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह भी होते हैं, नेचुरली बात है। हाँ, तो वो नेचुरल की बात अच्छा, अलग एक दफा होती है। मैंने क्रीम चीज जो आपने तरीका बताया मैं घर पे बनाई थी, लेकिन क्या होता मेरी थोड़ी सी मीठी बन गई थी, तो उसके लिए कि लेमन डाल दे, तो फिर ये है कि हाँ थोड़ा सा कम लेमन है तो उससे ज्यादा डाल में चीनी डाली थी? नहीं, वो दूध ही इतना मीठा था, पता नहीं क्या दूध, शायद मैंने वो ओरिजिनल जो दूध होता है मार्केट वाला, मैंने वही वाला दूध जो है ना वो लिया था, तो दूध इटसेल्फ बहुत मीठा था, शायद मैंने उसमें टेट्रा पैक की अगर होती है तो थोड़ी सी उसमें स्वीटनेस आ जाती है। अच्छा, नहीं, बाजार वाला मार्केट वाला दूध था। ये हमारा तैयार है एक्सट्रैक्ट, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको असेंबल स्टार्ट करेंगे इसका। ऑलराइट, सबसे पहले ये मैं साथ आपको चाहिए होगा? ओके ओके, याद रख लें। अच्छा, ये होते बहुत नरम, जैसे ही आप डालेंगे फौरन एब्जॉर्ब होगा और ये फौरन टूटने लग जाएंगे। ये करना है फौरन से, ये बस इसको फौरन रख दें, बस निकालना है, ठीक है। सी ऐसे, ओके। और ये खुद ही शेप भी आप जिस तरह बोल है उसकी शेप वैसे ही आ रही है, जो प्लेट है इसके साथ। ये क्योंकि जब आप लोग लेते हैं ना, एक मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाया था, मैं अपने प्रैक्टिसिंग पीरियड पे थी, तो मैंने कहा ये तो बहुत हार्ड है, और मेरे जो हेड शेफ थे उन्होंने बोला कि निम्रा ऐसे ऐसे करो, तो क्योंकि होशियार ज्यादा बनना था, तो मैंने रख के और छोड़ दिया। मैंने कहा तो हार्ड है तो अभी एक्सट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब निकाला था तो वो सारा टूट गया, तो फिर अंदाज हो गया। ये देखो, इंसान प्रैक्टिस से चीजें बनाता है, लेकिन आपने देखो लोगों को पहले ही गाइड कर दिया। अच्छा, अब ये हमारे पास छोटी जगह है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, हाँ कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। इतने ही हिस्से से जगह तो बना ही देंगे, जगह बना लेंगे, ठीक है। सी ऐसे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बनते हुए और वेरी डिलिशियस। इसकी डबल लेयरिंग, वैसे अगर आपके पास बड़ा बॉल, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर बॉल नहीं था, तो वरना इसकी 3 लेयर होती है, अभी हम 2 लेयर के ऊपर ठीक है, गुजारा करेंगे, इट्स ओके। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि हमारा जो आज की रेसिपी बन रही है वो भी बन रही है फोर्टाइल के अप्लायंसेस के साथ। आपने जब बेकिंग भी करनी हो तो फोर्टाइल के अप्लायंस, आपके जो ओवन है, दैट इज़ रियली गुड। और आपको ये बताएं कि इसका हाई स्टैंडर्ड जो है ना, इसकी हाई क्वालिटी जो है वो ही बताती है कि कितना अच्छा ये जो है अप्लायंसेस है। और इसके साथ साथ इसकी सेफ्टी का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए ये बनाया गया है और उनको फॉलो करते हैं। इसके अलावा कुकिंग एक्सपीरियंस भी देती है, और साथ साथ ये आपको ये भी बताएं कि चाइना का टॉप किचन अप्लायंस है ये, और दिस इज़ द मोस्ट लाइक रेप्यूटेबल ब्रांड जी। अच्छा, हमने और अभी कॉफ़ी लेंगे, ठीक है, ठीक है। और ताकि जो है ये एक्सट्रैक्ट की हो जाए, यहाँ पर भी इसकी इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी बाकी है, ठीक है। आपने वो सॉस का नहीं बताया कैसे बनी है? हाँ, तब तक हम कैरमल सॉस पे जाते हैं। आपने पैन लेना है, यू मेक श्योर कि जो पैन आप ले रहे हैं वो नॉन स्टिक पैन हो, उसके अंदर आप चीनी डालिएगा, ठीक है। चीनी डालने के बाद उसके अंदर आपने, जैसे आप अगर 1 कप चीनी ले रहे हैं तो 1 कप चीनी में बिल्कुल थोड़ा सा पानी,
4 to 5 टेबल स्पून ऐसे पानी लेना है, या फिर आप चीनी को घोल लें पहले पानी के अंदर, मतलब फिर उसके बाद आप पैन में करें और इसको ग्रेजुअली चलाते रहें, छोड़िएगा नहीं, चलाते रहेंगे, ठीक है, कलर आता रहेगा। हीट से उतार के जब कलर आ जाए, कैरमलाइज हो जाए, ब्राउन सा कलर आ जाए, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर उसको पैन से हीट से उतारना है, उसके अंदर आपने बटर डालना है, 2 टेबल स्पून बटर डालना है, फिर उसको आपने चूल्हे पे नहीं रखना, उसको आपने बाकायदगी से कट एंड फोल्ड का मेथड इस्तेमाल करना है। जब वो मिक्स हो जाए ग्रेजुअली, उसको दोबारा आप चूल्हे पे चढ़ाएंगे, दोबारा कट एंड फोल्ड करेंगे, फिर दोबारा चूल्हे से उतारेंगे, उसके अंदर आप क्रीम डालेंगे हाफ कप से थोड़ी सी कम, मतलब 1/4 कप आप उसके अंदर क्रीम डालेंगे और दोबारा से कट एंड फोल्ड। ये मैं आपको बता रही हूँ 1 कप पूरी चीनी की कैरमल सॉस। ठीक है, इसमें अज्जा जो डालेंगे वो डालेंगे पानी, चीनी और बटर एंड क्रीम। ठीक है, और बाकी ये है कि इस रेसिपी को देखें ईद पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, दावतें आएंगी। और इसके अलावा ये कि जब ज़ाहिर मीठे की बात आती है तो ये कहते हैं कि मीठा जो है एक आपने टिपिकल मीठा होता है, एक ये बड़ा डिफरेंट। और वैसे कौन कौन सी रेसिपीज़ बना सकते हैं मीठे की हम नहीं, मतलब लोगों को आइडिया देने के लिए। ईद के ऊपर आप फ्लान बनाएं, आप कैरमल पुडिंग होती है वो इतने मज़े की, आप वो बनाएं, ठीक है, आप केक डिलाइट बनाएं, आप रस लाचे बनाएं, इतने मज़े की चीज़ें हैं। बट ये हमारे जो कुछ ख़वातीन है ना, या फिर हम बोले हमारी जो घर के जो कुछ मर्द हैं, उनको शीर खुरमा ही चाहिए होता है। वही कहना, उसके अलावा तुमने सुना ना कि उसके अलावा जो है ना और क्या डिशेस बना सकते हैं, हम ये बना सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि ये जो हमारे घर की ख़वातीन हैं या जो हमारे घर के मर्द हैं, वो ये सब चीज़ें एक दफ़ा ट्राई करें। आप ट्राई करेंगे ना, उसके बाद आप खुद बोलेंगे कि भाई ये ज़रा आप दोबारा से बनाओ, ये वाली डिश दोबारा से बनाओ। चले मैं ऐसा करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, तो आप लोग कहीं ना जाएं, जस्ट स्टे विद अस। और जी एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हैं शेफ़ निम्रा। बहुत ही मज़ेदार शेफ़ निम्रा ने आज रेसिपी बनाई है और ये तकरीबन कंप्लीट होने को है। और अब जो है टिरामिसू के ऊपर मतलब जो बन रहा है इसमें क्रीम सेकंड लेयर ऐड ऑन, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड लेयर ऐड ऑन कर दी है और इसके साथ ही ये आप देखिएगा इसका अपना जो फ्लेवर और टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार होगा, बहुत निखर के आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो दिस इज़ रियली गुड। ज़रूर इसको ट्राई करें आप घर पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा इसको खाकर भी। ये देखिए, ये तो हो गई पूरी तैयार रेसिपी। अब हमने ऊपर कॉफ़ी का इट्स कोको पाउडर, ओके, ये मैंडेटरी है। हाँ। ये आपने लाजमी करना है, ठीक है, क्योंकि ये भी फ्लेवर एनहेंस देगा। बिल्कुल कोको इटसेल्फ जो ज़ाहिर में ऊपर वाइट है, उसके ऊपर जो क्रीम है उसको एक कोको उसके ऐड होगा, वो शुगर और उसका साथ मिलकर एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर जो है वो ऐड ऑन होगा। हर बाइट में असल में ना टिरामिसू के एक जो है ना एक डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं, ऐसे कॉफ़ी आ गया, फिर क्रीम आ गया, फिर क्रीम चीज़ हो गया, फिर उसके साथ साथ ये कोको का फ्लेवर। इटसेल्फ लाइक इट हैज़ लॉट्स ऑफ फ्लेवर्स, वेरी नाइस। मज़े का भी टेक्सचर भी मज़े का लग रहा है इंटरेस्टिंग सा हो गया ना। ठीक है। ओह दिस इज डन, वाओ। आई थिंक वहीं पर ही रख लेते हैं, वहाँ से हटा देते हैं क्या? हम चीज़ हटा देते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि इसके ऊपर वो जो हमने कैरमल को अंदर ही ऐड कर दिया था, उसके कैरमल हमने अंदर ऐड ही ऐड कर, ठीक है, कैरमल हमने इसके अंदर ही ऐड किया है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो लेडी फिंगर्स होती हैं ये काफी मीठी होती हैं। हाँ। इसलिए हम अगर ऊपर डालेंगे, वो पहली ही बाइट पे जैसे ही कैरमल आएगा, आपके सारे जितने भी टेस्ट हैं वो सारे बैठ जाएंगे। जब आप टिरामिसू का बाइट लेंगे, पहले आपको फ्लेवर महसूस होगा कॉफी का, फिर क्रीम चीज का, फिर कोको पाउडर का। ये तीनों फ्लेवर मिलके बहुत मज़े के लगते हैं। बहुत ही अच्छा आपने बनाया। उसके साथ ही हम ये भी बता दें कि अगर हम बात करते हैं KFC की, तो KFC ने जो है स्कोर 6 के हवाले से अगर बात करें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने ये शुरू किया हुआ है प्रोग्राम, स्पेशली फॉर उन लोगों के लिए जिनको स्कॉलरशिप दी जा रही है। जो भी खिलाड़ी
छक्का लगाएगा तो KFC और ऑरेंज ट्री फाउंडेशन के ताउन से तालिब इल्म को आला तालीम की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और साथ साथ तकरीबन 200 से ज़्यादा तलबा को आला तालीम तक रसाई भी दी जाएगी. अच्छा, अगर गौतम की बात की जाए तो वहाँ पर स्पेशली कोई प्रोग्राम्स हैं डिज़र्ट्स के भी? हाँ होता है, वहाँ पर बेकिंग का एक पूरा अलग डिपार्टमेंट है. ओके. तो वहाँ पर अगर कोई लेना चाहता है एडमिशन तो मैं कहती हूँ बेस्ट है उसके लिए. और ख़ाली ये नहीं, ऑन्ट्रमेस वगैरह जो इंटरनेशनल लेवल पे हम नॉर्मली इंस्टाग्रामेबल जो डिज़र्ट्स होते हैं हम लोग वो देख रहे होते हैं और बहुत फैसिनेटेड होते हैं. एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर सिखाई जाती है. इवन तो बेकिंग में स्कल्पटिंग तक के वहाँ पर सिखाई जाती है, जो कि स्कल्पटिंग्स होती हैं वो भी सिखाई जाती हैं बहुत अच्छे लेवल के ऊपर एक हाइजीन माहौल में. और द बेस्ट पार्ट इज दिस कि सबसे अच्छी जो चीज़ है ना फूड सेफ्टी के बारे में वो बताया जाता है. सबसे अच्छी बात कि आपको फूड सेफ्टी के बारे में, हैसिप के बारे में बताया जाता है कि आपको किस तरीके से किस एनवायरनमेंट में काम करना है, कितने हाइजीन लेवल रख के काम करना है, टेम्परेचर्स कंट्रोल बताए जाते हैं. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. नेचुरली बात है, जब आप घर पे भी खाना बना रहे हैं या आप एज अ शेफ़ आप किसी रेस्टोरेंट होटल में बना रहे हैं और आपका अपना कोई कारोबार, मैं तो कहती हूँ जब आप अपना भी कारोबार अगर आपने रेस्टोरेंट खोलना है आपको सीखना ज़रूरी है. आप सीख कर जाएंगे, आपके जो कारोबार है उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार बनी और यहाँ पे अपने तमाम नाज़रीन को हम जो है निम्रा मेरी जानिब से ईद मुबारक भी कहेंगे और इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी हमारी इफ्तार लाउंज में. सो यू ऑल स्टे विद अस. जी नाज़रीन, हम एक बार फिर आपके साथ मौजूद है मरहबा रमज़ान में और ये है इफ्तार लाउंज. और इफ्तार लाउंज में आज हमारे साथ जो मेहमान है बहुत ही टैलेंटेड मेहमान है जिनको भी अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एहसास. इस टॉपिक पर बात भी करेंगे और इनसे हम मुलाकात भी करेंगे. पहले मैं मेहमानों का तारुफ करवा दूँ. हमारे साथ है शेफ़ सारा फरहान. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. और बहुत सारी आपसे बातें होंगी क्योंकि एक शेफ़ जब मैं देखती हूँ ना तो बड़ा हार्ड वर्किंग होता है और हार्ड वर्किंग के साथ साथ हमने देखा है कि उसको अपने टैलेंट को जस्ट लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, किसी को अपने टैलेंट को बार बार उभारना पड़ता है, निखारना पड़ता है एंड वेरी कॉम्पिटिटिव. डेफिनेटली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा. आपसे बात करेंगे और एक और बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत हमारे साथ है. हमारे साथ हैं सरफराज अली. अस्सलाम वालेकुम सरफराज अली. अच्छा, सरफराज अली के बारे में मैं ये बताऊँ कि सरफराज अली खुद तो डिलीवरी बॉय हैं एंड अगेन डिलीवरी बॉय इट्स नॉट ईजी कि एवरी डे आप पूरे शहर, और वो भी कराची जैसे शहर इतना जहाँ पे धूल मट्टी होती है, और आप मेरा हाल देखें कि धूल मट्टी के साथ साथ जो है ना ये डिलीवरी करना, आपको आना जाना, इट्स वेरी टफ. सरफराज, लेकिन आपका जो एक हिडन टैलेंट है वो है सिंगिंग जी. और इस सिंगिंग को आपने जो है वो पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर सिंगिंग कंपटीशन के प्रोग्राम में आपने अपने आप को उभारा. जी. दिस इज़ अमेजिंग, आई मस्ट से. शुक्रिया. और आपसे बहुत सारी बातें इस हवाले से होंगी, लेकिन पहले हम अपने डॉक्टर साहब का जो है वो तारुफ करवाते हैं. हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर भी है, हमारे समाजी उलूम भी. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. आप तबीयत सही है आपकी? तबीयत सही है, बस वो इतने शोज करते करते जो ना जरा गला बैठ काफ़ी है ना, काफ़ी माशाल्लाह. रमज़ान मुबारक के सारे काम. बिल्कुल, रमज़ान मुबारक, सबको रमज़ान मुबारक. और आज हमारे लिए इसलिए इतना अहम शो है कि हमारे साथ दो बहुत टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ जी, हैं. तारुफ सुना है मैंने भी, देखा. मैं सबसे पहले तो मैं आपकी इजाज़त हो मैम तो मैं अली से बात कर लूँ, इसलिए कि सरफराज की एक ख़ास बात ये है कि अपने आप को इंसान जो है ना जिस भी मकाम, मैं कहती हूँ एवरी ह्यूमन इज़ हार्ड वर्किंग, जो मेहनत से काम कर रहे हैं उन लोगों से बहुत बेहतर हैं जो घर में सिर्फ बैठे रहते हैं और काम नहीं करते. आप काम करें, आप बाहर निकलें, लेकिन साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए भी आपने उम्मीदें अपनी रखनी हैं और अपने आप को आगे बढ़ाना है. सरफराज, अभी आपने एजुकेशन क्या हासिल किया है? मैम, मैंने पहले तो मैट्रिक किया था अपने यंग स्कॉलर स्कूल से, हमारे इलाके में छोटा सा स्कूल है. उसके बाद मैं बीटेक करना चाह रहा था तो इसलिए मैंने DA किया, CIT का. अच्छा. वो किया. फिर आगे पता चला बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. पापा फिर जॉब नहीं कर रहे थे, मैं ही कर रहा था. फिर मैंने छोड़ी, फिर मैंने BCom में ट्राई किया. मैंने BCom में एडमिशन कर लिया. फिर BCom का मैंने फर्स्ट ईयर किया. जब एग्जाम के करीब जैसे आते गए, बोलते इस चीज़ की फीस जमा कराओ, उस चीज़ की फीस जमा कराओ, भी बहुत मुश्किल. फिर मैंने घर में नहीं बताया, मैंने खामोशी से छोड़ दिया. अच्छा, BCom में आप गवर्नमेंट से कर रहे थे या? ये जीना पब्लिक है.
बोर्ड ऑफिस की तरफ अच्छा जिनो अच्छा कॉलेज बोर्ड जी ऑफिस की जी तरफ जी से ओके फीस बहुत ज़्यादा थी क्या बस कभी 10,000 कभी 15,000 कभी इसकी इतने 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 तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं अकेला मैं जॉब कर रहा हूँ घर पे तो पूरे घर को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं तो अगर मैं इस तरफ चला जाता तो बड़ा डिसबैलेंस हो जाता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप भी घर वाले आपको अंदाज़ा होगा क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है घर की क्या क्या ज़रूरियात होती हैं ये भी करना है वो भी करना है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती तो मैंने घर में नहीं बताया मैंने खामोशी से छोड़ दी फिर जब पापा लोगों को पता चला उन्होंने बहुत डांटा मुझे कि क्यों छोड़ दी पढ़ाई ये मैंने बोला कोई मसला नहीं जॉब की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ उन्होंने कहा जॉब छोड़ दो ये करूँगा घर कौन देखेगा घर भी हो जाएगा पढ़ाई स्टार्ट करो लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की मैं दोबारा पढ़ लूँ नहीं पढ़ा नहीं जब दुनियादारी में इंसान घुस जाता है ना चला जाता है तो तो भी फिर बहुत लगता मुश्किल है हो आगे जाता है कि तुम अभी एजुकेशन अपनी हासिल कर सकते हो मैं अगर अल्लाह पाक ने मुझे कोई अच्छा मकाम दे दे तो मैं अपनी स्टडी दोबारा कंटिन्यू करूँगा लाजमी मेरा शौक है मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है मैं पोजीशन होल्डर था स्कूल में इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो आप हमारे साथ इन टच रहें हो सकता है कि हम फ्रेंड्स मिलकर कोई ना कोई आपके लिए जो है इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, कुछ बहुत आगे ज़रूर करें लेकिन एक चीज़ याद है कि मैं सबको एक चीज़ कहती हूँ एजुकेशन अपनी आप ज़रूर रखें एजुकेशन आपके लिए आपके पास जायदादें हैं आपके पास बहुत पैसे हैं लेकिन एजुकेशन एक ऐसी जायदाद है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता बिल्कुल ये बहुत बड़ी मैं कहती हूँ आपके पास आपका बहुत बड़ी जायदाद है ये तो इसको आपने जो है ना ज़रूर अपने साथ रखना है संभालना जी, है मैं समझ- दूसरी एक और चीज़ ये भी कि आपसे और भी बातें होंगी रिलेटेड टू योर वर्क बट आई रियली वांटेड टू नो कि आप जो कंपटीशन में गए थे उसके लिए आप किस तरह से गए कंपटीशन में मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ के गार्ड थे एक आसिफ भाई है तो हम कंपनी में जब होते हैं काम कर रहे होते हैं शूटिंग कर रहे होते हैं एरिया अलग अलग करते हैं सब पार्सल एक साथ होते हैं तो हम एरिया अलग करते तो गाते रहते हैं सारे बहुत फ्रेंडली माहौल है वहाँ पर ना मैनेजर टोकते हैं किसी को फुल सपोर्ट करते हैं वो लोग ताकि काम अच्छा हो सब हो जाए तो गार्ड ने मुझे कहा कि शो आ रहा है तो उसके लिए ट्राई करो तो मैंने सुना कर दिया फिर अगले दिन जब सुबह कंपटीशन वो था ऑडिशन था तो रात को उन्होंने मुझे डांटा ना जब मैं वापस आया डिलीवरीज क्लियर करके तो उन्होंने मुझे डांटा कि यार मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्राई करो जाके यहाँ पर घूम रहे हो गा रहे हो चिल्ला रहे हो कभी हमारे कान खा रहे हो वहाँ जाके ट्राई करो कम से कम मैंने कहा सर मैं सर उनको कहता हूँ आसिफ भाई है हमारे में वो कहते हैं मुझे सर नहीं कहा करें मैंने कहा कि सर वहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग आएंगे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है पाकिस्तान में बहुत सुरीले लोग हैं बहुत अच्छे गाने वाले पाकिस्तान में मेरा वहाँ कोई काम नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा ट्राई तो करो एक दफ़ा तो मैंने कहा ठीक है मैं चला गया तो जब गया तो उन्होंने ऑडिशन लिया सब उन्होंने गाने चूज़ किए मैं वहाँ पर मुझे बिल्कुल मेरे तैयारी नहीं थी कुछ भी मैं गया था तो मेरा कुछ और माइंड था जब मैं गया तो वहाँ पर सब गा रहे थे तो मैंने भी उनके साथ गाने लगे मुझे बड़ा अच्छा लगा मुझे सब सुरीले लोग मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने अच्छे सुरीले लोगों में गया था तो मैंने वहाँ पर माइंड बना लिया कि मुझे कौन कौन से गाने चूज़ करने तो मैंने वो गाने चूज़ किए फिर वहाँ पे उनके सामने ऑडिशन दिया तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया इतनी खुशी बहुत हुई बड़ी बात है कि आपको देखिए हिम्मत नहीं हारनी होती जहाँ पर आपको मौका मिलता है ना कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी कम्स वंस आपको उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए मेरे साथ तो इतने सारे ऐसे किस्से हो चुके हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ अच्छा शेफ सारा से बात करते हैं कितनी आपने जो जब स्टार्ट लिया होता है इंसान ने काम तो कितने ज़्यादा आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती है आप अपना भी बताएं बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं और अल्लाह ताला ने आज इस मकाम पे रखा और बनाया ये बहुत मेहनत और बड़ी स्ट्रगल के बाद ये मकाम मिला और जब स्टार्ट लिया था तो आप एक फ़ील आती है कि हम सब कर सकते हैं और जब आप वो करने के लिए आप ग्राउंड पे उतरते हैं तो रियलिटीज़ को जब फेस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग आपके साथ आपकी लाइफ में आते हैं जो कि आपको डिमोटिवेट करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपको मोटिवेशन देते हैं अगर सबसे पहले आपकी घर की सपोर्ट और घर की मोटिवेशन ऐसे पर्सन्स की ना हो जो कि आपसे बड़े क्लोज और इन टच हैं तो वो उस चीज़ के लिए आप जो आप सोच रहे हैं जो आप करना चाह रहे हैं वो कभी नहीं कर सकते तो हमेशा घर की सपोर्ट रही अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोटिवेशन से बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़े करियर का स्टार्ट बहुत अर्ली एज में तो नहीं हुआ था लेकिन अर्ली एज शादी ज़रूर हो गई थी जिसकी वजह से करियर या एजुकेशन सब स्किप हो गई थी और उस जो करना चाहते थे वहाँ नहीं कर सके लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स थी कि इन लॉज और हस्बैंड अच्छे मिले जिन्होंने एजुकेशन को रोकने नहीं दिया और उनको आगे कंटिन्यू करवाने में बड़ा सपोर्ट किया कितनी अच्छी बात है देखें कि मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ
کہ جہاں پر آپ کی فیملی ممبرز آپ کو پڑھائی کے لیے ایجوکیشن کے لیے آپ کو جو سپورٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بڑے ایسے اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے بھی ہوں گے جو بڑی اسٹرگل میں آتے ہوں گے لیکن ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں لیکن چھوڑتے نہیں ایجوکیشن. ظاہر ہے کہ ان دونوں مہمانوں کی جو باتیں ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اور بہت سارے خاندان ہیں جو تعلیم کو اہمیت نہیں دیتے، پھر بعد میں روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اور تعلیم کے بغیر انسان جانور کی طرح ہے، اگر علم نہیں ہے تو جانور ہے. اگر زندگی گزار بھی گیا تو کیا زندگی گزاری اس نے، کوئی مقصد تو پورا نہیں کیا. شادی تو سبھی کر لیتے ہیں، بچے سب کے ہو جاتے ہیں. اصل تو مقصد یہ ہے کہ اپنے بات کو نشان ایسا اپنے خاندان میں چھوڑ جاؤ جو علم کے اعتبار سے یا زندگی کے اعتبار سے، ہنر کے اعتبار سے خود بھولے وہ کہ ہاں یہ شخص ہمارا دادا پردادا یا ہمارا باپ اس قابل تھا کہ اس نے ہمیں اس جگہ تک پہنچایا. اور میں جب ظاہر کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر تو ہر طرح کے لڑکے لڑکیاں آتے ہیں، تو پوری رات اخبارات میں وہ کام کرتے ہیں، پوری رات، اور صبح نیند سے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہوتی ہیں، آ کر وہاں بیٹھ کے میرا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک لڑکے سے پوچھا، میں نے کہا کیا؟ کہ سر رات بھر کا جاگا ہوں، میں فلاں اخبار میں کام کرتا ہوں، بڑا اخبار پاکستان کا. اور کہہ لیں گے کہ چونکہ لیکچر آپ کا ہے میں مس نہیں کر سکتا، اور پھر 75 اٹینڈنس اس کی، تو میں 75% اٹینڈنس بھی پوری کر رہا ہوں. فیس کے لیے میں یہاں کما رہا ہوں تو وہ دے بھی رہا ہوں، اور میں پڑھ رہا ہوں. اور بعد میں اسے CSS کا امتحان کوالیفائی کیا، اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا. وہ دیکھیں کرنے والے کرتے ہیں. بس یہ چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. انشاءاللہ سرفراز علی بھی، میں کہتی ہوں آپ اتنا زیادہ اور ارن کرو کہ آگے جا کے اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھاؤ. اور انشاءاللہ میری تو دعا آپ کے ساتھ، اور ہم انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے، کوئی ساتھ بھی دیں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی آپ کامیابی آگے کر رہے ہو وہ آپ کو ضرور پوری کرے. رمضان کا مہینہ ہے اور ہم سب آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، بلکہ ان سب لوگوں کے لیے، میں تو کہتی ہوں سب بچوں کے لیے کہ جو ایجوکیشن حاصل نہیں کر سک رہے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے موقع دے، ان کو ایسے ان کو فراہم کرے ان کے لیے ذرائع کہ وہ آٹومیٹکلی ایجوکیشن حاصل کرے. کیونکہ ایجوکیشن جس ملک میں ہوتی ہے وہ ملک ترقی کرتا ہے. جائیں گے بریک کی جانب، بریک کے بعد پھر ملیں گے ہمارے ساتھ ہی. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے آج ہمارے مہمانوں سے. ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ انسان کی زندگی میں بہت لوگ سامنے آتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کا احساس ہونا انسان کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے. وہ اس لیے کہ آپ کے ساتھ کوئی بڑی محنت سے کام کر رہا ہے، آپ کے ساتھ لوگ جو رہ رہے ہیں، وہ جس طرح آپ فیملی میں دیکھ لیتے ہیں، فیملی میں جو ہے آپ کے فیملی ممبرز اتنا گھر کا کام کر رہی ہوتی ہے خواتین، ساتھ میں آپ کے دیکھیں آپ کے ارد گرد جو آپ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، آپ کے آفس میں لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کی ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں. سب کو ایک طرح کا ایک ساتھ لے کر چلنا چاہیے. لیکن سب کو میں کہتی ہوں اگر آپ کے باسز کو بہت سی چیزوں کا احساس ہے تو آپ کے جو کام کرنے والے ہیں نا ان کو بھی بہت چیزوں کا احساس ہونا چاہیے. صرف ہم جو ہے نا یہی نہ سمجھے کہ وہ یہ تو اس کی ڈیزگنیشن اتنی نہیں ہے تو اس کے اوپر رحم کھایا جائے. رحم نہیں کھانا، اپنے کام کو صحیح سے نبھانا ہے. اور باسز کو چاہیے کہ وہ اپنے ورکرز کی عزت کرے، اور جو ورکرز ان کو چاہیے کہ باسز کی عزت کریں. تو ہمیشہ بیلنس چیزیں جو ہے نا، اسی لیے توازن کا جو ہے وہ اسلام میں کہا گیا ہے، اس لیے بیلنسنگ کا کہا گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ بیلنس ہونا ضروری ہوتا ہے. اسی طرح امیر غریب کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی بیلنس ہونا ضروری ہے. دیر از نو ایز سچ امیر، دیر از نو ایز سچ غریب، بٹ اٹ شوڈ بی بیلنس. جب ایکویلٹی ہو جاتی ہے نا تو آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہونے لگتی ہیں. اچھا میں تھوڑا سا سارا کی طرف آؤں گی. سارا بیسکلی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ہمارے سے میں نے کہا نا ارد گرد لوگ کام کر رہے ہیں، آپ بھی ایک دن اسی لیول پر آ جاتے ہیں، آپ بھی اس دن کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر چیز کا میں کہتی ہوں احساس ضروری ہے. ایون جب آپ اپنے ورکرز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، آپ کے ساتھ ڈفرینٹ شیفس کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ ڈفرینٹ ایون چینلز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹ ہیز ٹو بی لائک یو نو دیر از آلویز ایکول ڈیزگنیشن آپ کے سب کے، کیونکہ سب اپنی اپنی جگہ پہ محنت کر رہے ہیں. جی تو اس چیز کا احساس ہونا ضروری ہے کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ دیم. بالکل. میں نے
ये दोनों सिचुएशन को ना बड़े करीब से ऑब्जर्व किया। जब करियर स्टार्ट किया एज अ ओनर, अपनी बेकरी स्टार्ट की, जब अंडर मेरे जो पूरी मेरी टीम थी उनको एज अ लीडर, एज अ सुपरवाइज़र बन के ट्रीट किया, तो मुझे लगा था कि मैं एक बॉसी एक वो आ जाता है कि भाई अब तो मैं, मेरे अंडर टीम है। तो वहाँ मैंने देखा कि मेरी पूरी टीम में एक डिस्टर्बेंस पैदा हो गई, मेरा बिजनेस में डिस्टर्बेंस पैदा होना शुरू हो गई। देन आई रियलाइज दैट कि ज़रूरी नहीं है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको ये डेजिग्नेशन दी है तो आप एक बॉसीनेस एक शो करवाओ। अगर थोड़ा सा आप अपने आप को चेंज करते हो और थोड़ा सा वही हम्बल और इक्वलिटी के साथ काम करते हो ऑन ग्राउंड आके कि वी आर इक्वल, तो आप देखेंगे कि कितनी तेज़ी से जो है वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और आप यकीन करें कि नाज़िया कि ये विद इन अ मंथ मैंने अपने अंदर वो चीज़ों को लेकर आई और पूरी टीम इक्वलिटी पे जब हमने एक ग्राउंड पे काम किया तो हर तरह से जो है वो चीज़ें बिल्कुल सेट होना शुरू हो गई। सो ये एक छोटी सी लैकिंग होती है जब आप ग्रो कर रहे होते हैं। तो जब आप ये ग्रो कर रहे होते हैं बेसिकली, तो आपके पास ये कहीं ना कहीं माइंड में आ जाती है चीज़ें ना कि नाउ आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस एज वेल। सो फिर हम जो है वो डांट भी सकते हैं लेट आने वालों को, काम सही नहीं हुआ है तो उस पर भी डांट सकते हैं। तो जब आप ठीक है, आप उनको यही चीज़ अगर प्यार से समझा दें और उनकी फीलिंग्स को फील करें तो यकीन जानिए कि वो जो टीम है ना आपके साथ इतना हम्बल हो जाती है, फैमिली बन जाती है बिल्कुल। सो ये बड़ा प्यारा एहसास होता है। इतनी अच्छी बात कही है, लेकिन मैं अपना एक चीज़ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं ज़ाहिर बात है रन वन मेकअप स्टूडियो, तो वहाँ पर मैं जब लड़कियों को सिखा रही होती हूँ ना, तो जब वो अपनी मनमानी करते लगते मैं कहती हूँ अब मैं टीचर बन जाऊँ, अब बताओ मैं क्या करूँ, मैं तुम लोगों को सख्त वाली टीचर बन के दिखाती हूँ, मैं बहुत स्वीट वाली टीचर हूँ। अब मैं फिर तुमको मैं कुछ कहूँगी तो फिर तुम कहोगे कि डांटती है, तो उनको मैं बताती हूँ पहले कि अगर तुमने अभी मिस्टेक की तो मैं फिर सख्त वाली टीचर बन जाऊँगी। तो वो हंसी मजाक में जो है ना उनको आप चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। और कभी मैं कह भी देती हूँ यार अगर मुझे गुस्सा आ जाए ना तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे ऊपर लाहौल पढ़ के फूंक दिया करो ताकि वो शैतान जो है ना वो चला जाए फिर ना। तो ये चीज़ होती है सीरियसली। कभी कभार मुझे लगता है कि ऐसे शैतान आपको बहकाता है कि आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ता है पर उसी वक्त ही। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सरफराज से भी पूछूंगी, सरफराज आप क्योंकि ज़ाहिर बात है आप डिलीवरी बॉय हो, आप डिलीवरी करते हो, अब आप ये सोचो कि कितने लोगों के बीच में से गुजरना होता है, आपके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं वैसे, सड़क से गुजरना, एग्जैक्ट डिलीवरी को लेकर जाना, देन वेट फॉर द आपका कस्टमर कि आपसे वो पिक करे। अब वो घर से जब निकलते हैं किस मूड में होते हैं, कभी अच्छे मूड में कभी बुरे। तो ये जो आपको क्या पूरा सिखाया जाता है कि हाउ एक ट्रेनिंग होती है कि आपकी क्या पूरी के हाउ यू हैव टू मैनेज थिंग्स? ट्रेनिंग तो होती है लेकिन वो ऐप के थ्रू होती है ट्रेनिंग। एक्सपीरियंस तभी मिलता है जब हम डिलीवरीज के लिए जाते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं उसके अंदर। अक्सर ऐसा होता है कस्टमर को कॉल करते हैं कि सर आपका पार्सल आ रहा है, ठीक है आ जाओ, लोकेशन बता दें, और जिस एरिया में हम लोग करते हैं वहाँ के एड्रेस प्रॉपर नहीं होते बिल्कुल भी। किसी चौक का नाम लिखा होगा, किसी दूध की दुकान का नाम लिखा होगा या किसी जनरल स्टोर का नाम लिखा होगा, तो उसके नियरेस्ट पहुँच के जब हम कॉल करते हैं हम यहाँ पहुँच गए, इस गली में घर है, यहाँ आ जाए। अब वो गली छोटी हो या बड़ी हो उसके अंदर गाड़ी लेके जानी है, उनको घर तक जाना है लाजमी। घर तक गाड़ी लेके गए, जी सर नीचे खड़ा हूँ, रुके मैं आ रहा हूँ, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, सर जल्दी कर दे आगे पार्सल डिलीवरी करनी है। रुके भाई क्या हो गया, आ रहे, सब्र करें, 2 मिनट सब्र कर जाए, खड़े। तो कस्टमर वेट करवाते रहते हैं, उनको ये नहीं मतलब होता कि आगे भी इनको डिलीवरीज देनी है, क्योंकि हमारे पास बैक टाइम पे 70-80 पार्सल होते हैं, अलग अलग स्टॉप हमें जाना होता है। हाँ। पूरे दिन में हम सुबह 8 बजे निकलते हैं और रात को 10-11 भी बज जाते हैं डिलीवरीज करते करते। हम पूरे दिन डिलीवरीज ही करना है, उसमें फिर हमें स्नैचिंग से भी बचाना है खुद को कि कहीं स्नैचिंग ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अक्सर फ्लैट्स में जा रहे होते तो पार्सल बाहर ही पड़े होते हैं, अक्सर लोग लड़कों की बाइकें चोरी हो जाती हैं, पार्सल चोरी हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी ओह माय गॉड, इतने चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं उनको एहसास होना जरूरी है। आपको लगता है कि लोग एहसास नहीं करते कभी कभी? ज़्यादातर लोग नहीं करते, उनको एहसास नहीं होता। कहाँ ऐसी चीज़ आती है जहाँ पे लोगों को एहसास करना चाहिए? एहसास तो हर लिहाज से करना चाहिए। अब एक राइडर जा रहा, अब देखें सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, बारिश में हम बारिश हो रही है, ये कपड़े अपने ऊपर किए उनके अंदर डिलीवरियाँ कर रहे हैं, तो लोगों को एहसास इस चीज़ का करना चाहिए कि जिस तरह से हमारी औलादें हैं ये भी हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी से इनको फ्री करें ताकि ये आगे जा सकेंगे। जल्दी से फ्री करके आगे जाएंगे, वो भी आगे फ्री करेंगे तो जल्दी ही फ्री हो जाएंगे, वो भी अपने फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ठीक है। फैमिली को ये फील्ड ऐसी इसमें आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते बिल्कुल भी, क्योंकि आप सुबह जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, फिर सुबह जा रहे हैं, फिर रात को आ रहे हैं, इसी तरह छुट्टी है एक नहीं है इसमें, मतलब छुट्टी नहीं कर सकते आप।
اتنی ساری چیزیں ہیں جیسے آپ بھی کہا ڈاکٹر صاحب کہ اتنا زیادہ کہتے ہیں ہر چیز میں احساس کرنا ضروری ہے. یہاں پر دیکھیں ہم رمضان پوائنٹ آف ویو سے بھی آئیں گے کہ جب رمضان ہوتا ہے تو آتا ہے تو اتنا مبارک مہینہ, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر کہاں کہاں احساس کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جانوں گی کہ کتنا احساس کرنا ضروری ہے. ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ معاشرہ الحمدللہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور اس کے احکامات بھی ہیں. جب کوئی شخص آپ کے دروازے پر آ رہا ہے تو آپ کو یہ احساس کرنا ہے کہ وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے, تمہارے ہی مساوی ہے. اور یہ جو جابس ہیں, کوئی اگر کمشنر ہے یا کوئی گورنر ہے یا کوئی وزیر اعلیٰ ہے یا کوئی کلرک ہے یا کوئی پروفیسر ہے یا گریڈ 21 ہے 17 ہے 18 ہے, یہ تو رب نے رزق کے ذرائع بنائے ہیں. کسی کی عزت کم کرنے کے لیے, یہ مراتب کم کرنے کے لیے نہیں بنائے. یہ تو رب نے ذریعہ بنایا ہے کہ اس کے ذریعے تم رزق حاصل کرو. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الکاسب حبیب اللہ, کہ جو محنت کرنے والا شخص ہے یہ اللہ کا دوست ہے. اب جب رب نے تمہیں اپنا دوست بنا لیا اور میں کہوں میں دوست نہیں بناؤں تو میں کتنا بد نصیب ہوں. جو رب کا دوست ہے وہ, اس کو تو جو فرد جس کے دروازے پہ وہ شخص محنتی رزق حلال کمانے والا جا رہا ہے, یہ اس کے لیے برکت کا باعث ہے کہ اس کی دعا لے. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جس محنت سے وہ بچہ وہاں پہنچ رہا ہے دروازے پر, تمہیں رب نے اس قابل کیا ہے تو تم 10 20 25 50 100 200 کی پرواہ نہ کرو, اوپر 2 سے, تاکہ اس کے جو حالات ہیں وہ جانتا ہے کہ کیا معلوم تمہارے تھوڑے سے دیے سے اس کی زندگی بنے اور وہ جمع کر کے پڑھائی شروع کر دے. کیا معلوم وہ عید پر کپڑے خریدے. رمضان کا مہینہ اچھی افطاری اور اچھی صحت اور اچھے کپڑے, اچھے جوتے, اچھی زندگی کی تلاش میں یہ بچے رات دن کام کرتے ہیں. جس طریقے سے دوڑ رہے ہوتے ہیں روڈ پر, دیکھیے آپ, دیوانگی ان کے اندر ہے کہ جلدی پہنچنا ہے, وہاں جلدی پہنچنا ہے. کیا کہ برگر ٹھنڈا نہ ہو جائے, یہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے, فلاں یہ نہ ہو جائے. تو تم گرم کھانے کا احساس کرو گے تو ان کے کھانے کا احساس کون کرے گا؟ کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا. میں ایک حدیث بیان کروں بڑا, اور اس حدیث کو پڑھ کے میں اکثر روتا ہوں. بہت طویل حدیث ہے, مختصراً اس کا صرف مفہوم بیان کروں گا کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا کہ جو رب کے سامنے ساری عبادتیں اس نے کی ہوں گی پیش کیا جائے گا. رب اس سے منہ پھیر لے گا, منہ نہیں دیکھے گا اس کی طرف. یا اللہ میرا کیا قصور ہے, میں تو اس پل کا انتظار کر رہا تھا کہ ملاقات ہو جائے, تیرا دیدار کروں. کہا میں تیرے دروازے پہ آیا تھا, پانی مانگا تھا, تو نے پانی نہیں دیا. میں نے روٹی مانگی تھی, مفہوم بیان کر رہا ہوں, روٹی نہیں دی. میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت نہیں کی. کہا یا رب مجھے تو نہیں پتا ایسے کچھ. تو کہا کہ فلاں وقت فلاں میرا بندہ بیمار تھا, اگر تو اسے خوش کر دیتا تو میں خوش ہو کر تجھے آج جنت کی طرف بھیج دیتا. لے جاؤ جہنم کی طرف, اسے لے جاؤ. یہ احساس ہے. بالکل. آج جس نے آپ کو اس قابل کیا ہے, میں اپنے بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں اس کیمرے کے توسط سے اور اس ماحول کے توسط سے, کہ رمضان المبارک مہینہ صرف اس بات کا نہیں کہ ساری زمانے کی نعمتیں آپ اپنے دسترخوان پہ سجا لیں اور احساس نہ رکھیں اپنے پڑوسیوں کا, ضرورت مندوں کا, وہ لوگ جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی عید منانے کا حق ہے, روزے رکھنے کا حق ہے, اور ہمیں ساتھ ساتھ خوشیاں منانے کا حق ہے. یاد رکھیے جو یہاں احساس کرے گا نا, آسمان پر اس کے لیے احساس ہوگا. ورنہ کل قیامت کے دن یہ انگلیاں, یہ زبان, یہ آنکھ, یہ ہر شے تمہارے قابو میں نہیں ہوگی. گواہی دے رہی ہوگی کہ یا رب اس نے اپنے مفاد کے لیے مجھے استعمال کیا, میں ذمہ دار نہیں ہوں, ذمہ دار یہ فرد ہے. بہت زبردست بات ہے, بہت زبردست بات. میں یہاں پر آپ کی ایک بات کو ضرور آگے لے کر چلوں گی اور اس پہ لوگوں کو ذرا سا آگاہی بھی دوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت آپ ہی کے لیے نا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے, اگر آپ کے گھر کوئی ڈیلیوری آئی ہے تو وہ آپ ہی کا کام ہے. کس بات کا غرور یا کس بات کا روب جما رہے ہوتے ہو جب آپ کے گھر کوئی میڈ آتی ہے کام کرنے, وہ آپ کے گھر کی پورا خیال رکھتی ہے, آپ کس بات کا اس کے اوپر روب جما رہے ہو؟ وہ اپنا کام کر رہی ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ. آپ کے گھر شیفس ہوتے ہیں, آپ کے ارد گرد جو اسپورٹ بوائز ہوتے ہیں, آپ سم ٹائمز آپ انہیں کہ یہ نہیں ہونے, یہ نہیں, ایسے ایسے آپ کے اکڑ اکڑ کے بات کرنا, ان کو آپ نے اس طرح سے ٹریٹ کرنا. سو دس از لائک ویری سیریس,
दिस इज़ वेरी सीरियस कि हमें ये देखना है कि वो अपनी जगह पर अल्लाह ने उसको एक मकाम दिया है कि वो काम करने के काबिल है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके हाथ पाँव आंखें सब सलामत है, वो काम कर सक रहा है. सो रिस्पेक्ट एवरीवन, हमें हर एक की इज्जत करनी चाहिए. जाएंगे ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे. स्टे विद अस. जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज बात हो रही है एहसास के हवाले से. एक हम ये देख रहे होते हैं एहसास वो होता है कि जिसका लोग जो है वो उसका गलत फ़ायदा उठा रहे होते हैं, आपका जो है आपको रिस्पेक्ट नहीं देते. एक एहसास वो है कि एहसास जो है वो ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में, कि वो कभी कभार अपने आप को ही भूल जाते हैं. वो बहुत गुड ह्यूमन होते हैं जो एहसास करने वाले लोग हैं. और स्पेशली रमज़ान के महीने में हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एहसास किया जाता है, लोगों का ख्याल रखा जाता है, उनको इफ्तारी पे जो है शरबत पिला रहे होते हैं, रास्ते में हम देख रहे होते हैं, इस तरह से दस्तरख्वान होते हैं कि बस मैं कहती हूँ कि वाह क्या बात है. पर ये जो रमज़ान का महीना है ना, ये सिखाने का महीना है कि आपने आज दस्तरख्वान तो बनाया, आपने आज दस्तरख्वान लगाया है, आज आपने शरबत पिलाया है, पर बाकी 11 महीने भी तो आप देखें इतनी गर्मी होती है, पुलिसमैन भी बाहर खड़ा हुआ है, वहाँ पर रक्शे वाले भी जा रहे हैं, बाइक पे कितने लोग हैं. हमारे ये बाइकिया वाले जो भाई हैं, ये आप देखें कि बाइक चला रहे होते हैं, इनके कितने डिलीवरी बॉयज़ हैं, ये कितने ज़्यादा जो है वहाँ पर आपके जो है देखा होगा कि घूम रहे होते हैं. दे ऑल्सो नीडेड कि कितना ज़्यादा उस वक्त आपका एहसास जो है ना ज़रूरी है. तो हमने सीखना रमज़ान के महीने में है और हमने अप्लाई फिर करना है बाकी 11 महीनों में भी. अच्छा, आप बताइएगा शेफ़ सारा, ये जो हमारा स्पेशली रमज़ान का महीना होता है, हम ये कहते हैं कि इससे आप जो कुछ सीखते हैं वो आगे जाके आपने अप्लाई करना है. सो आप किस तरह से इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन देती हैं ऑन रमज़ान महीना एंड आफ्टर रमज़ान? बिल्कुल, जैसे अभी आप गुफ्तगू कर क्योंकि रहे ये हम थी, सब एहसास कर रहे होते बिल्कुल हैं ऐसा चीज़ों ही का. है. जैसे अभी आपने कहा कि हम बहुत सारी जगहों पे बहुत एक्स्ट्रा एहसास भी करते हैं, यानी कि देखिए, मोहब्बत का दूसरा नाम एहसास है, ठीक है, जिसमें हम एक दूसरे की फीलिंग्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. और अगर हम मोहब्बत कर रहे हैं किसी से, जैसे हम कहते हैं कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, तो रमज़ान के महीने में, इस बाबरकत महीने में, हम अल्लाह ताला की मोहब्बत में इस एहसास को एब्जॉर्ब करके लोगों के लिए केयर करते हैं. उनको इफ्तारी अरेंज करवा रहे होते हैं. मैंने सड़कों पे, जैसे आपने भी कहा, कि लोग शरबत डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, खजूर लेके खड़े हुए होते हैं. सो ये इम्प्लीमेंट जब हम और आप और हमारे जो बच्चे देख रहे होते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो रही हैं चीज़ें. तो हम और हमारे आगे आने वाली जो नस्लें हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे यूथ है, बच्चे हैं, वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके आगे चल रहे हैं. और मुझे इस बात को देख के इतनी खुशी होती है कि जो चीज़ मेरे बड़ों ने की, आज वो हम और हमारे बाद हमारे बच्चे कर रहे हैं. सो ये एहसास ही डेवलप हो रहा है एक दूसरे के अंदर. और इसके पीछे एक ही चीज़ है, मोहब्बत. कि आप अगर अल्लाह से मोहब्बत करें तो आप उसके लिए ये काम कर रहे हैं. अगर आप अपने घर में अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो उस मोहब्बत के लिए एहसास, और वो एहसास है कि उनकी खिदमत करते हैं, उनके पैर दबाते हैं, उनके लिए अच्छा अरेंजमेंट करते हैं, खाना बनाते हैं, उनके कपड़े जोड़े लेकर आते हैं, तो ये एहसास ही है और मोहब्बत का दूसरा नाम. तो यहाँ से जब सगी और सच्ची मोहब्बत होगी ना, तो एहसास और हमदर्दी खुद ब खुद डेवलप होना शुरू हो जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, मैं सरफराज से पूछूं. सरफराज, एक तो ये होता है ना कि हम कहें कि भाई सरफराज इज़ अ डिलीवरी बॉय, इसका भी ख्याल रखें, इसका ख्याल रखें. लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि जिस तरह हम आपको कह रहे हैं, आप किसी और को भी कह रहे होंगे कि इसका भी एहसास करो. तो आपको ये चीज़ फील होती है जब गुजरते थे कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ अदर्स एज वेल. वो किस तरह से आप करते हो एहसास? ये अक्सर हम लोग चल रहे होते हैं साथ में, अक्सर राइडर ऐसे होते हैं सब साथ ही निकलते हैं, तो हो जाता है रास्ते में कहीं कुछ ऐसा मामला हो जाते हैं, तो एक दूसरे से कहते हैं कि यार ये देखो यार चीज़ गलत. जैसे अक्सर कोई राइडर जा रहा होता है किसी और कंपनी का ना, तो कोई एक्सीडेंट हो गया या बेचारा बड़ा परेशान है, यार मेरे पार्सल. हाँ, लड़के इस तरह से भी करते हैं, एक घर के ऑर्डर है, उस कंपनी से अलग आ रहे हैं, दूसरी कंपनी से भी आ रहे हैं. हाँ. तो लड़के इस तरह से कहते हैं यार मेरे पार्सल कैंसिल हो गए, तुम्हारे 3 पार्सल ले लिए. वो कहते हैं काम करो, मैं अपना एक पार्सल वापस ले लेता हूँ, तुम अपना एक पार्सल दे दो. मेरे तो 3 है, मेरा एक तो वापस आ जाए, कोई इशू नहीं, मेरे 2 तो डिलीवर हो रहे हैं. हाँ. तुम एक दे दो, कोई बात नहीं, क्लियर हो जाएगा. तो फिर एक दूसरे का आप हेल्प करते हो. हालांकि दूसरी कंपनी से अलग अलग. लेकिन राइडर जो होते हैं ना, सब
सब एक एक दूसरे का एक दूसरे help का out ख्याल करें। करते हैं, दूसरी हाँ, कमी से भी। अक्सर मैंने ये चीज़ देखी है, नोट की है, वो कहते बट हैं कि दिस यार इज लाइक अब सच अ गुड हेल्पिंग हैंड। अच्छा, दूसरा ये है कि आपका कहीं पे जाते हो लोगों को एक अच्छा एहसास भी होता है, यू नो, कोई अच्छा बिहेवियर्स भी आपके साथ जो है वो करता होगा कि आपको कोई गिफ्ट दे दिया, कोई आपको अच्छा सा खाना दे दिया, या यू नो कि ये चीज़, ये आज हमने अच्छा खाना पकाया तो ये आज आपके लिए, या इफ्तारी है तो ये आज आपके लिए, तो इस तरह का भी तो एहसास होता होगा। जी, इस तरह से बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर नए नाज़िमाबाद के अंदर जाते हैं या औरंगी टाउन के अंदर जाते हैं डिलीवरीज़ के लिए। पुराने कस्टमर हैं, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया इस फील्ड के अंदर, तो जो पुराने कस्टमर है वो बहुत इंतज़ार करते हैं कि आ जाओ यार। अक्सर होते ज़बरदस्ती, नहीं छोड़ो। एक नए नाज़िमाबाद में एक चाचू भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। वो जब अक्सर ऐसा होता है कि रमज़ान में रोज़ा खुलने में 5-10 मिनट होते हैं, तो हम कहते हैं फटाफट डिलीवरी करके बैठे हैं फटाफट, ताकि हम लोग आगे जाएँ। वो ड्राइवर को पकड़ लेते हैं, हम भी पकड़ लेते हैं, बेटा बैठो यहाँ पे, पहले आपने पहले आपने इफ्तारी हाँ, करनी, सर sweet मुझे आगे this is पार्सल right. देने, सर प्लीज़ बेटा पार्सल, सारी ज़िंदगी काम करना है, ये खोलो, रोज़ा खोल के फिर जाना, बैठो स्कूल से। तो वो ज़बरदस्ती जो है ना बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे, ज़्यादातर लोग ऐसे कि एहसास करते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि वो बिल्कुल इस तरह का रिएक्शन करते हैं कि हम खुद इतना हाइपर हो जाते हैं कि, लेकिन हमें इजाज़त नहीं होती ना, कस्टमर कुछ कह नहीं सकते, हाँ। क्योंकि हम कंपनी का फेस होते हैं। ये मैंने बहुत तुम्हें देखा है बड़ा बर्दाश्त सबर, करना उफ, पड़ता मैंने सबर देखा है अपनी आंखों से कि मैंने, हमारे नेबर में एक दफ़ा एक डिलीवरी बॉय था, वो खड़ा हुआ वहाँ पे, मैंने उससे पूछा जाकर मैं क्या हुआ, कि तो वहाँ ही नहीं अभी तक। मैंने कहा अच्छा, खटखटाया जी, मैंने कहा अच्छा कॉल किया जी, उन्होंने कहा अभी आ रहे हैं। आधे घंटे तक वो लड़का जो है वो अपना घर के बाहर खड़ा रहा, लेकिन फिर वहाँ पे मुझे ये फील हो यार कि एहसास नहीं है इनको ना, ये चीज़, इस चीज़ का एहसास होना चाहिए आपको। खैर हमारे साथ तो वैसा हो गया कि जो डिलीवरी बॉय आते हैं ना, वो अब इतने जान पहचान हो गए ना, पहले पूछ लेते हैं मैम घर पर है, मैं कहती हूँ नहीं तुम इस टाइम पर आ जाना, अच्छा मैं इस टाइम पर आ जाना, अच्छा ठीक है सही है। तो ये वाली एक चीज़ होती है कि आपकी ना एक फ्रेंडली जेस्चर हो जाता है, आपके साथ एक फ्रेंडलीनेस हो जाती है। तो मैं कहती हूँ तुम्हारा टाइम भी बचेगा, मेरा भी बचेगा, टेंशन मत लो, इस टाइम पर आ जाओ। तो हम लोग आपस में फिर वो कर लेते हैं मैनेज। आपने देखा होगा कि हम जब रेस्टोरेंट में फूड एंजॉय करने जाते हैं, हाँ। तो ज़रा सी लेट आने पे, खाने लेट आने पे हम कितनी बातें सुना देते हैं मैनेजमेंट को, वहाँ की वर्कर्स को, और उसका सारा, हम तो सिर्फ एक मैनेजमेंट को या उस फ्लोर मैनेजर को बातें सुना देते हैं, लेकिन आप लिटरली वो जब हम तक आती हैं ना, किचन तक, इन हाउस किचन तक होती हैं, और हॉट किचन में हम काम जब कर रहे होते हैं, तो वो तमाम चीज़ें पूरी एक लाइन बनती है, मैनेजर, जीएम मैनेजर, फिर सू शेफ़, फिर एग्जीक्यूटिव शेफ़, हर सब के पास जाती हो कि आपकी वजह से एक क्लाइंट जो है वो हमारा डिस्टर्ब हुआ और उसको लेट खाना मिला, या खाने में गलती से बाय मिस्टेक कोई बाल निकल आया, कुछ भी, कोई भी चीज़ें सिचुएशन हो गई, तो उसकी वजह से हमें जो सुननी पड़ती थी वो टाइम भी मुझे आज याद है। और कुछ कस्टमर ऐसे आते थे, कहते थे कोई बात नहीं, हो गया होगा खाना, अगर लेट हो गया या खाने के अंदर कुछ बाय मिस्टेक आ गया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और मुझे आज भी याद है, अबू धाबी के एक रेस्टोरेंट में मैंने काम किया था अपने करियर के स्टार्ट में। वहाँ तो बिल्कुल सील कर दिया जाता है रेस्टोरेंट, अगर आपकी कोई भी गलती हो या कस्टमर ने कंप्लेन कर दिए, तो वहाँ खाने के अंदर जो है वो एक ज़ाहिर बाल का एक टुकड़ा था, वो निकल आया, तो उन्होंने हमें समझाया, ना ही कंप्लेन की, और टिप हमें दे के गए बाकायदा, और उस टिप का कहा कि ये इसलिए दे के जा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ऐसी गलती ना हो। लेकिन वो खूबसूरत एहसास था उनका। और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान में अगर आप देखें तो यहाँ तो पूरा रेस्टोरेंट में तबाही आ जाती है अगर ज़रा सी गलती हम हो। कॉम्पनसेट करते हैं विद आइसक्रीम। हम कहते हैं जी आइसक्रीम खिला दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, या पीस ऑफ केक, ना फिर वो सही हो जाते हैं। ये देखो कॉम्पनसेशन कर दो, कोई बात नहीं है, वो क्या हो तो जाता हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं करना। और नेक्स्ट टाइम फिर वो करते भी नहीं है, कहते हैं भैया आइसक्रीम एक्स्ट्रा खिलानी पड़ेगी। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं जब अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हम जाने के एहसास जो होता है किसी के लिए, आप अच्छा एहसास करते हो, जब आपको फील होता है तो उसकी नेकियाँ कितनी है, ये सब जानेंगे हम डॉक्टर साहब से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और मरहबा रमज़ान में इफ्तार लाउंज है। बात हो रही है एहसास के हवाले से और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की हमारे मेहमानों ने ब्रेक से पहले। लेकिन अब हम जानेंगे कि सारी बात है, जब आप कोई काम नेकी का करते हैं तो अल्लाह ताला उसका बहुत फल और अजर फराम करते हैं। तो किस तरह से हमें एहसास जब किया जाता है तो ये भी एक नेकी है, और इस एहसास के बदले हमें अल्लाह ताला कितनी नेकियां देते हैं, थोड़ा सा हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि एहसास जो आपने एक बात कही थी सिर्फ रमज़ान में नहीं है, 12 महीने, और पैदाइश जब इंसान की होती है तो कोई मकसद है उसका मकसद अपनी ज़ात नहीं है बल्कि दूसरे का एहसास है। अपने लिए तो सभी जी लेते हैं,
کوئی غریب طالب علم ہے اس کی مدد کیجیے اس طرح سے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، یہ نہ اس کو احساس ہو کہ میں غریب ہوں اس لیے مجھے کوئی بھیک دے رہا ہے یہ، بلکہ یہ احساس ہو کہ یہ میرا ساتھ دے رہا ہے۔ تو ساتھ دینے میں اور بھیک دینے میں بڑا فرق ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو بیمار ہے، خدا نخواستہ کینسر کا مریض ہے، کوئی اور بیماری ہے، بڑی بیماری، اللہ نہ کرے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور ہاسپٹلس کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جب تک پیسے نہ ہو اس وقت تک علاج مشکل ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے اپنے ذرائع سے جو لوگ بھی ہیں، جیسے اب آپ نے بات کرتے کرتے جس سے کہا کہ جو ہمارے دوست ہیں، ہمارا حلقہ ہے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ایک فرینڈلی بات کی ہے نا۔ اس طریقے سے جس حلقے میں آپ جہاں جہاں اثر انداز ہو سکتے ہیں، اپنا حلقہ ایسا بنا کر ان لوگوں تک پہنچیے کہ جن تک آپ پہنچیں گے آپ تک رب پہنچے گا۔ بالکل بے شک۔ اور پھر اس کے بعد یہ، کیونکہ وہ حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندے کی مدد کے لیے لگا رہتا ہے رب اس کی مدد کرتا ہے۔ تو جب رب کی مدد آپ کو چاہیے تو آپ احساس کیجئے غریبوں کا، ان لوگوں کا جو ضرورت مند ہوں، تو کوئی سبب نہیں ہے کہ آپ کی بھی مدد نہ کی جائے۔ اور خاص طور پہ جن کے پاس وسائل ہیں، رمضان کے اندر ماشاءاللہ اتنی مدد کرتے ہیں، تو انہیں خود بھی چاہیے کہ لوگ ان کی طرف آنے کے بجائے وہ خود لوگوں کی طرف جائیں۔ اور ایسے ہیں مخیر حضرات جو تلاش کرتے ہیں لوگوں کو، فاصلے پہ رہتے ہیں، بات نہیں ہو پاتی، ملاقات نہیں ہو پاتی، مدد نہیں کر پاتے، ان جگہوں تک نہیں جاتے، تو کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر ہمیں ایک دوسرے کا احساس کر کے ملنا چاہیے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ جو قبر اس جگہ بنی ہے اس کے برابر میں کتنا کروڑ پتی آدمی سو رہا ہے اور یہاں کون سو رہا ہے، وہاں تو کوئی فاصلہ نہیں ہے، تو پھر اس زندگی میں کیا فاصلے ہیں؟ یہ ہم موت کے بعد کیوں سوچتے ہیں چیز کی جی یہاں پر امیر ہے یہاں پر غریب ہے؟ یہ زندگی میں بھی یہ چیزیں ہمیں بالکل، سوچنی بالکل چاہیے کہ سوچیں۔ یہ امیر غریب، پھر وہی بات میں کہتی ہوں ایکویلٹی کی بات اللہ نے اس لیے ایکویلٹی کی بات کی ہے، اسی لیے آپ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں، میں سیریسلی بتاؤں، آپ کا جو ہے نا آپ کو احساس اس بات کا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنی کمی چھوڑ دی ہے، اور میں کس طرح سے اللہ نے مجھے ایک خوبصورت کتاب دی ہے جس کو میں فالو کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت اور بہتر کرا سکتی ہوں۔ یہ یہاں پہ ٹینشن ہوتی ہے نا، یہ والی جو ٹینشن ہوتی ہے یہ اسی وقت آتی ہے جب آپ کو زندگی کا صحیح مقصد نہیں پتا ہوتا اپنا۔ تو راہ تو اللہ نے آپ کو دکھا دی ہے قرآن مجید کے ذریعے، بس اب آپ کا یہ کام ہے کہ ایک تو اللہ سے دعا بھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے نیک راہ دکھا، دوسرا یہ کہ آپ نے خود اس پہ جو ہے نا محنت کرنی ہے، اس کو پڑھنے میں، سمجھنے میں، اور اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کریں۔ اللہ نے ہمیں تو بہت آسانیاں دی ہیں، کیا ہم ان آسانیوں کی نشاندہی کر کے اس کو اپلائی کر رہے ہیں، اپنا رہے ہیں؟ دس از آور ریسپانسبلٹی۔ تو یہاں پہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جس طرح ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے کہ رمضان کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم ہی خالی مستحق ہیں۔ ہم کس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ کسی کو آپ نے ہیلپنگ ہینڈ بھی کس طرح سے آپ بن سکتے ہیں، اس کا احساس کر کے، اس کو آپ نے ہیلپ آؤٹ کر کے، جس طرح آپ اس وقت کر رہے ہو، آپ اپنی ہر چیز کو آپ نے جو ہے قربان کر کے آپ نے اپنی فیملی والوں کے لیے کر رہے ہو، یہ آپ کا احساس ہے تو آپ کر رہے ہو نا کام۔ مطلب آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم ٹوٹل 3 بہن بھائی ہیں۔ 3 بہن بھائی ہیں۔ جی، مجھ سے صرف آپ کام کرتے ہیں اس میں یا صرف ابھی آپ کرتے ہیں؟ لیکن آپ ان کی ایجوکیشن، پڑھائی سب کے لیے سوچیے، پڑھائی بھی، ایجوکیشن بھی، ہاں اپنے بہن بھائیوں کا خود تو نہیں پڑھ رہے لیکن میں پڑھا رہے ہیں۔ خود سے زیادہ اوپر دیکھنا چاہتا ہوں، بس جو میں نے مشکلات دیکھی وہ نہ گھر، دیکھیں۔ آپ یہ سوچیں گھر کے الیکٹریسٹی، کھانا، کیا کیا چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بڑی بات ہے، وہ بہت بہت، بڑی میں بات، کہتی ہوں بہت بڑی بات۔ آپ بہت عظیم، اور آپ جیسے لوگ، آپ بہت بڑا رتبہ آپ لوگ کا، اللہ نے آپ لوگ مجھ کو سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں، میں تو بہت اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مجھ سے بھی زیادہ لوگ جو نا بڑے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں تو اپنا بھول جاتا ہوں کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ جو چھوٹے ہوتے نا ہمارے چھوٹے طبقے کے لوگ جو بیچارے محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، آپ جب ان کو دیکھیں گے تو آپ ایسا لگے کہ میرے پاس تو بہت کچھ چیز، بیچارے کے پاس تو بالکل بھی نہیں، اپنی پریشانی آپ بھول جائیں گے۔ ہر انسان کی آپ کہانی سنیں گے اس سے زیادہ مشکلات میں ہوتا ہے، تو کسی اور کو دیکھیں گے وہ اس سے زیادہ مشکلات میں ہوتا ہے، جس کی اچھی جاب ہوگی، اچھی سیلری ہوگی، اس سے سنیں گے تو کہیں گے تم سے بہتر نہیں، تو ہم سے بھی زیادہ، تو ہر طرف یہی مسئلے مسائل، ہر طرف یہی پریشانی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہمیں ان لوگوں کے قریب ہونا پڑتا ہے، یا پڑھنا ضروری ہے، جانا ضروری ہے، اس گراؤنڈ پہ جانا ضروری ہے جہاں ریالٹی جب ہم دیکھتے ہیں نا ہم سے
کم تر یا ہم سے کم اخراجات والے لوگوں کی، تو پھر فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے. اور اس رب کا جتنا شکر ادا کیا جائے، اس نے ہمیں اچھے لوگ دیے، اچھے رشتہ دار دیے، اچھے خاندان دیا کہ جو ہمارا احساس کر رہا ہے، اور ہم آج اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں یا باہر نکل کے کام کر رہے ہیں. ایون آلدو کہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، تو ہم جب کسی کا احساس کریں گے تو ہی ہمیں بھی وہ چیز ریٹرن ملے گی. سو پھر چاہے آپ کی فیملی ہو، آپ کا گھر ہو، آپ کا کارپوریٹ ادارہ ہو، آپ کی باہر آپ جہاں کام کر رہے ہیں وہ ادارہ ہو، صرف اچھا سوچ لیں شاید کہ ہم یہ کام کریں گے، پازیٹیو سوچ لیں، تو شاید اللہ تعالیٰ جب سے ہی نوازنا شروع کر دیتا ہے. میری تو یہ تھنکنگ ہے. بالکل سو ٹرو. کیا میسج دینا چاہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میسج وہی ہے جو آپ نے دیا ہے، احساس کا. اور احساس دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگ اپریشیٹ کریں، احساس دل سے کہ اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو یہ رویہ میرے ساتھ کسی کا ہوتا تو کیا ہوتا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ احساس کا نام ہے. کس طرح سے وہ احساس کرتے تھے. واقعات میں ہے نا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جا رہے تھے نکل کر، تو ایک بچہ بہت ہی میلے کچلے کپڑے میں اور بہت عجیب سا اس کا حلیہ تھا، تو آپ عیدگاہ جا رہے تھے، اس کو گلے لگا لیا، اٹھایا، کہا تو اس طریقے سے کیوں، کپڑے وغیرہ کیوں نہیں پہنے؟ کہا میں یتیم ہوں. حضور رونے لگے. یہ احساس ہوتا ہے. جس تکلیف سے وہ گزرے نا، وہ تکلیف ہم محسوس نہیں کر سکتے. بالکل ہم گزر جاتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی مر رہا ہے مرنے دو، کوئی جا رہا ہے جانے دو. احساس نہیں ہے. اچھا، یہ انسان کے اندر کیا مطلب جو آپ کی جو ایک روح ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ میری روح کانپ گئی، کیا وہ روح مردہ ہو چکی ہوتی ہے پہلے؟ وہ احساس ہی ہے اصل میں. ہاں دیکھیے یہ جو روح ہے نا، کہ ایک وہ روح ہے جس کو روح مطمئنہ کہتے ہیں، جس میں قرآن نے کہا ہے نا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو جب مومن کوئی مرتا ہے نا، تو اس کی روح اندر سے خوشبو کے ساتھ اس طریقے سے باہر آتی ہے کہ فرشتے اس کو جب لپیٹ کر لے جاتے ہیں تو پہلے آسمان پر، حدیث کے اندر ہے کہ پہلے آسمان جب پہنچتے ہیں تو اس کی خوشبو سے کہتے ہیں کہ جنتی ہے، اس کو لے آؤ. اور جب غلیظ روح کو لپیٹ کر لے کر جاتے ہیں اس سے اتنی بدبو ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہاں سے یہ غلاظت لے کے آ رہے ہو، اسے پھینک دو. تو یہ احساس کی وجہ سے آپ اپنی خوشبو اور بدبو کے اندر اپنی روح کو لے جاتے ہیں. اور جب آپ یہ سمجھ لینا کہ یہ شخص جس سے آپ بات کر رہے ہیں، اسے ہاتھ ملانے سے تمہارے ہاتھ گندے نہیں ہوں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. بالکل. اور ایک اچھا گڈ ہیومن جسے کہتے ہیں نا، وہ بننے کے لیے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی ہوتی ہے. اس جسٹ دیٹ معاشرے میں جب ایک چیز ہونے لگ جاتی ہے نا، تو آٹومیٹکلی آپ اس چیز کو اپلائی کرنے لگ جاتے ہیں. تو اسی لیے جب میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، میں ہر چیز میں یہ کہتی ہوں کہ حقوق ہیں، معاشرے کو بنا رہے ہیں، فیملی ہے، معاشرے کو بنا رہے ہیں. آپ اگر کوئی اچھا نیکی کا کام کریں، معاشرے کو بنا رہے ہیں. آپ کے اندر احساس ہے تو معاشرے کو بنا رہے ہیں. کیونکہ جب معاشرہ اچھا ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ وہی چیز کرنے لگیں گے. لیکن جب آپ کا معاشرہ بگڑا ہوگا تو سمجھو ان کی روحوں میں سے بدبو آ رہی ہوگی، وہ روحیں ہی خراب ہو چکی ہوں گی. سو واٹ وی ہیو ٹو ڈو، وی ہیو ٹو میک اینڈ بلڈ اے گڈ معاشرہ. تو میں سب سے میسج لینا ضرور چاہوں گی. جی سرفراز، کیا میسج دیں گے آپ، اسپیشلی احساس کے حوالے سے بات کریں تو، اور رمضان کے حوالے سے؟ میم مجھے تو اتنے زیادہ نالج نہیں، لیکن اپنا جو میرا اوپینین ہے، جو میری اپنی سوچ ہے، بالکل، کہ احساس جو ہوتا ہے نا، احساس یہ انسان کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے، اور انسان کی شخصیت بنتی ہے اچھی تربیت سے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر کسی انسان میں احساس نہیں ہے تو وہ اس کی تربیت کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اچھے ماں باپ ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ ہمیں اپنی اولاد کو کس طرح سے پالنا ہے، وہ ان کو سب کچھ سکھائیں گے، اچھی چیزیں بتائیں گے، تو اس کے اندر احساس ہوگا. جب وہ دنیا میں گھومے گا پھرے گا دیکھے گا تو اس کو چھوٹی چھوٹی چیز کا احساس ہوگا کہ ایک غریب آدمی ٹھیلا لے کے جا رہا ہے، پتہ نہیں اس نے کتنا کمایا نہیں کمایا. ایک جھولے والا دھکا دے کے جا رہا ہے، پتہ نہیں اس نے کمایا نہیں کمایا، کیسا ہے کیسا نہیں ہے. تو میرے یہ نظریہ کہ یہ تربیت کے اوپر ہوتا ہے کہ انسان کی اچھی تربیت ہو تو اس کے اندر احساس بھی آ جاتا ہے، اس کو سمجھنے میں آ جاتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. اور رمضان میں اگر احساس رکھوں تو رمضان میں تو خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر ماشاءاللہ سے آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے افطاری کے لیے، کھجورے لے کے کھڑے ہوتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ پوری دنیا میں اتنا احساس نہیں کرتے ہوں گے لوگ جتنا خاص طور پہ ہم کراچی والے یا پاکستان والے کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں. ہاں، تو اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے
کہ ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایسے ملک میں جہاں لوگ ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں, چاہے زیادہ اوپر والے لوگ نہیں کرتے لیکن نیچے والے لوگ ایک دوسرے کا بہت خیال کرتے ہیں, بہت خیال کرتے ہیں. بالکل, اللہ ان سب کو توفیق بھی دے. اگر جو نہیں بھی احساس کر پا رہا, ہوپ فلی وہ یہ انڈرسٹینڈ ضرور کرے کہ اپنے دل کو سخت نہ کرو. جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں نا, اللہ ان کے دل میں نرمی لائے, اللہ ان کے دل میں نرمی لائے اور احساس لائے ہیومینٹی کے لیے, انسانیت کے لیے. کیا کہیں گے آپ, کیا میسج میں دیں اس گے؟ میسج کو ایک چھوٹے سے واقعے میں کنورٹ کرنا چاہوں گی. جیسے رمضان ہے تو آپ کارپوریٹ میں کام کرتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا, اور انداز کوکنگ آئل میں ایز اے ہیڈ آف بزنس ڈیولپمنٹ میں فرائض انجام دے رہی ہوں. تو رمضان کی مہینے میں اسپیشلی ہمارے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, ظاہر ہے سب کو نیڈ ہوتی ہے کہ ایکسٹرا اماؤنٹ جاتا ہے, ایکسٹرا پکوان تیار ہو رہے ہوتے ہیں ملٹیپل چیزوں میں. تو میرے ڈائریکٹرز کی بڑی اچھی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں سے سب کے فنڈس ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے پوری ٹیم کو لے کے چلنا. تو وہ اپنے اوپر رکھ کے نا اکاؤنٹس کو بولتے ہیں ان فرنٹ آف دا پیپل, ان فرنٹ آف دا امپلائی ایز ویل, کہ جی میری سیلری کب ریلیز ہوگی بھائی, اب تو رمضان ہے اور اس کی افطار کی تیاریاں کرنی ہے, بڑی سارے کام ہوتے ہیں. تو وہ اپنے اوپر رکھ کے ان کو ریئلائز کرواتے ہیں, ان کو احساس دلاتے ہیں کہ میرے امپلائی کو بھی نیڈ ہوگی. وہ امپلائی کو نہیں بولتے کہ ان کو نیڈ ہوگی, ظاہر ہے ان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہے, تو وہ اپنے اوپر رکھ کے بولتے ہیں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں, بھائی میری سیلری کب ریلیز کر رہے ہو آپ لوگ, تو جلدی کرو, رمضان آ رہا ہے, مجھے بڑی ساری چیزیں لینی ہیں. تو یہ فیل ہوتا ہے کہ دوسروں کی ایک سیلف رسپیکٹ کو بچاتے ہیں ایک احساس کے طور پہ, اور اپنے اوپر رکھ کے یہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں, ان لوگوں کو تھوڑا جگاتے ہیں کہ کام تیزی سے کرو, فنڈز جلدی سے کلیئر کرو, کیونکہ رمضان کا یہ مہینہ ہے, اس میں بڑی سارے اخراجات بھی ہوتے ہیں. تو یہ مجھے میسج ان کا بڑا اچھا لگتا ہے, بہت ڈھکے چھپے الفاظوں میں وہ ایک میسج دے دیتے ہیں اس اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کو, اور پھر ہم خوش ہوتے ہیں کہ اب جی باس نے یہ اناؤنسمنٹ کر دیا, اب سب کی فنڈز جو ہے وہ جلدی سے آنے والے ہیں. بالکل, دیکھیں یہ بھی احساس ہوتا ہے یہ بھی چیز کا, اور میں کہتی ہوں یہ بڑا اچھا احساس ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی, ایک دوسرے کے لیے احساس کرنے کے لیے. جی کیا کہیں گے, میسج آپ دے دیجیے. ویسے اتنے پیارے پیارے میسیجز ہو گئے, باتیں اتنی اچھی اچھی ہو گئی. میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا, خیر یہ تو بہت اچھا بھی بول رہی ہیں, اور وہ میں حیران ہوں کہ تم لگتا نہیں کہ تم نے تعلیم چھوڑی ہوئی ہے, تم تو تعلیم سے جڑے ہوئے ہو. تمہارے جملوں میں بے ربط کوئی جملہ نظر نہیں آ رہا ہے, اور الفاظ کی ترتیب بھی ہے اور تلفظ بھی ہے. تعلیم یاد رکھنا, ضرور زندگی میں آگے بڑھنا, تم بہت آگے تک جا سکتے ہو. اور میں ان لوگوں سے بھی, جن بہن بھائیوں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے اس ادارے کے توسط سے, کہ اگر کسی کے آگے کوئی کنکر پڑا ہوا ہے نا اور اسے نقصان پہنچ سکتا ہے, وہ ہٹا دیں. صدقہ جاریہ, اور یہی احساس ہے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور ہمارے مہمانوں کے ساتھ تحفے جائیں گے جس میں انداز, گلپوش اور پرائم پوائنٹ کی جانب سے ہیں. پرائم پوائنٹ فیشن پر آپ کو ملے گی خواتین, بچوں اور بڑوں کی بہترین ورائٹی, اور وہ بھی مناسب قیمت پر. یہاں پر گلپوش کہتے ہیں ہر قطرہ ایک داستان. گلپوش, یادوں کی محبت خوشبو کے ساتھ. گلپوش کے ساتھ میں اور بہت سارے نام ہیں, لیکن ہمارے ساتھ جب ہماری پیاری مہمان موجود ہوتی ہیں, جب خواتین ہوتی ہیں, تو ان کے لیے لال قلعہ کی جانب سے یہ بہت ہی زبردست گفٹ ہے, اور یہ ہے ملکہ عالیہ کا ڈسکاؤنٹ کارڈ. یہ آپ کے لیے ہے ملکہ عالیہ, یہ آپ کے ساتھ جائے گا, یہ لیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اس احساس کا بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے کیا. اینڈ اے لولی احساس ود انداز بھی ایون, اور انداز کوکنگ آئل کی جانب سے آپ کے لیے یہ انعام دونوں کے لیے, اور بہت سارے انعام بھی ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے. ایک بار پھر آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. اپنا اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. نازیہ عمرے کو ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.